बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। जो उसका चुनिंदा नुकात हैं उसके ऊपर भी आज ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करेंगे। कल के बजट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो ये आज प्री बजट सेशन है बजट के हवाले से हमारा ट्रांसमिशन का, और फिर कल बजट के बाद जो सूरत हाल होगी। महंगाई की शरह जो कि टारगेट था 8%, वो 13.3% पे चला गया। करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो 13 अरब से ज़्यादा है। फिर इसी तरीके से जो जीडीपी है वो 6% पे गई है। बहुत सारी चीज़ें, टारगेट अचीव भी हुए हैं, कुछ नहीं अचीव हुए। जीडीपी का टारगेट अचीव हुआ, एग्रीकल्चर का टारगेट अचीव हुआ, सर्विसेज का टारगेट अचीव हुआ, एक्सपोर्ट का जो है वो टारगेट अचीव हुआ। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें थी जहाँ पे हमने लैग किया, और अब उसके क्या असरात होंगे। फिर नए जो जीडीपी के टारगेट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, तमाम बातें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर मईशत साबिक सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत मोहतरम जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। टैक्सेशन के माहिर और माशी उमूर के माहिर डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी भी थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। वकार मसूद साहब, पहले तो अब जो इक्तिसादी सर्वे है वो अगर हम सामने रखें, जिस तरह हुआ कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट पहले बड़ा शोर था कि जी हमने कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके भी फिगर सामने आ गया। फिर इसी तरीके से जो इन्फ्लेशन है उसका फिगर सामने आ गया, ट्रेड डेफिसिट का फिगर सामने आ गया। अब ये सिनेरियो और कल का बजट किस तरह से आप देखते हैं सर सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये जो इकोनॉमिक सर्वे के नताइज हैं, इस पे तो पहले से ही गुफ्तगू हो रही थी और उससे मुताबिकत रखते हैं। और जहां ये बहुत खुश आइंद बात है कि आपने हाई ग्रोथ रेट अचीव किया है, वहां हम ये देख रहे हैं कि दो बड़े जो अदम तवाज़ुन हमारे जिनका हमें सामना है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट। और वो कल हमें बजट के मुतालिक मालूम होगा, सर्वे से तो ये मालूम नहीं होता। करंट अकाउंट आपने अभी खुद नोट किया है, तकरीबन ये उसी मकाम पर पहुंच गया है जहां पर पिछली हुकूमत इसको छोड़ कर गई थी, यानी कि मुस्लिम लीग की हुकूमत। तो ये अजीब इत्तेफाक है कि 3, 3.5, 4 साल जो मेहनत की गई कि जनाब उस खसारे को कंट्रोल किया जाए, एक साल में वो फिर उसी मकाम पे आन के खड़े हो गए हैं हम। और हमें ये सामना है शदीद कि हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, रिजर्व्स हमारे ख़तरनाक हद तक गिर गए हैं। IMF का प्रोग्राम जल्द से जल्द हमें उससे करना पड़ेगा और उससे राहें खुलेंगी। अब इस पस मंज़र में मैं ये समझता हूँ कि आने वाला बजट जो कल आएगा इंशाअल्लाह, वो तो बहुत सख्त होगा। उसके अंदर कोई रिलीफ के उन्वान से यकीनन ऐसी जो दो एक छोटी मोटी बातें होती हैं, मिसाल के तौर पे कुछ तनख्वाहों में इजाफा, कुछ पेंशन में इजाफा, और कुछ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कैश ट्रांसफर्स हैं उसमें इजाफा तो हमको नज़र आएगा। लेकिन इसके सिवा तो बोझ ही होगा आवाम पे, बिजनेस पे, और वो ज़रूरत है। ये जो अगर बजट डेफिसिट जिसका भी नंबर नहीं आया और कल उसको वो बयान करेंगे, वो बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 5,600 अरब रुपए का, जिसमें 100-200 बिलियन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3200-3300 से 5600 या 5400 अरब रुपए पहुंच गया। और तकाजा ये होगा IMF का कि इसे आप एक आध जगह ये छपी भी है बात कि 3800 पे लेकर आइए। अब 3800 पर 5600 से 3800 1800 अरब रुपए का आप कहाँ से पूरा करेंगे? कितने टैक्स लगाएंगे, कितनी बिजली बढ़ाएंगे, कितनी आप गैस बढ़ाएंगे ताकि इस गैप को पूरा किया जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि बजट में देखें, इख्तियारात में तो कुछ है ही नहीं। आप ले देकर अपने जो तरक्याती बजट है उसे आप काट लें, ये एक डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है। वो भी कर दिया वकार साहब, 900 का रख के और 500-600 अपने खर्च किए पे, तो वो भी आपने आधा कर दिया तरक्याती बजट भी। अगर आज 800 रुपए रखे जाएंगे तो उनकी भी किस्मत का तयन उसी तरह होगा जैसे कि पिछले वाले का हुआ।
ठीक बात। तो लिहाजा मैं ये देख रहा हूं कि अभी हमारे लिए मुश्किल रहेगी, लेकिन एक जो चीज़ अच्छी होगी तारिक साहब वो ये है कि अगर बजट उस मफाहिमत के तहत तरतीब दिया गया जो IMF से हो रही है, तो हमारे लिए राहें खुल जाएंगी ठीक। और IMF इसका तयन करेगा कि जो मफाहिमत है उसके मुताबिक सारी डॉक्यूमेंट्स और सारे नंबर्स हैं, और वो तकरीबन जून के आखिर बल्कि 2 जुलाई को उन्होंने बोर्ड की डेट रखी है जी। और अगर हमारी ये ट्रांच रिलीज हो जाती है तारिक साहब, तो वर्ल्ड बैंक भी हमें अपनी मदद देना शुरू कर देगा, ADB भी देगा और दीगर इदारे देंगे। फिर मैं देख रहा हूँ कि सऊदी अरब ने तो पहले से इत्तेफाक कर लिया कि $3 अरब जो हैं वो नहीं वापस लेंगे फौरी तौर पर, और चीन इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हमको 2.3 बिलियन जो उन्होंने वापस ले लिए थे वो दे देंगे। ये तमाम चीजें अगर आप मिला के देखें तो जो हमारी फौरी इस वक्त जरूरत है कि हमारी मईशत की रेलगाड़ी पटड़ी से उतरी भी है, तो मुझे लगता है कि कम से कम वो पटड़ी पर चढ़ जाएगी, लेकिन वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी और कैसे तरक्की करेगी, कितना सफर करेगी, इसमें तो जरा अभी वक्त लगेगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये वकार मसूद साहब ने समूदी है चीज़ों को, कहते हैं मुश्किलात हैं लेकिन हौसला अफजा खबरें भी हैं कि ये IMF और यहाँ से ये पैसे और ये चीज़ें आ जाएंगी। आप किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? मैं बाय एंड लार्ज डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ। एक चीज मैं समझ रहा हूँ कि IMF के साथ मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब के मुज़ाकरात हुए थे, वो मेरा ख्याल है कि सब चीजें वहाँ पे तय हो गई। या दो उसमें प्री कंडीशन जो थी, एक तो वो सब्सिडीज विड्रॉ करने वाला मामला था, जो 60 रुपए हमने हुकूमत ने से पेट्रोल और डीजल कीमत में बढ़ा दिया है। एक इशू बजट का था, मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज जो बुनियादी हिकमत अमली है बजट की वो IMF की अप्रूवल के साथ ही बनाई गई है। एक 15 या 16 तारीख को बीच में FATF का भी सेशन आ रहा है, और वहां तक मैंने देखा है तकरीबन 90 to 95% जो टारगेट्स हमें दिए गए थे FATF की तरफ से वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो बजट आएगा और बजट के आप सोचिए कि कुछ दिनों के बाद मेरा ये ख्याल है कि कोई अच्छी खबर हमें FATF की तरफ से भी मिल जाएगी, और उसके फिर चंद दिनों के बाद IMF का मामला सामने आएगा। मेरा तजिया ये है कि IMF के पैकेज का हिस्सा बन जाएंगे और उसकी जो $900 बिलियन की किस्त है वो भी हमारे खजाने में आ जाएगी। और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सऊदी अरेबिया और चीन, और एक और खबर जो है वो कतर की तरफ से भी आ रही है। कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद जो LNG हम $3.5 बिलियन की सालाना लेते हैं उसमें भी कोई डिफर्ड बेसिस के ऊपर हमें मजीद भी मिल जाए। तो मुश्किल वक्त जो था हुकूमत के लिए, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक उसमें आसानियां अगले चंद हफ्तों में नजर आ रही। डॉक्टर इकराम साहब से मतलब एक तो जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उसके बाद मिफ्ता साहब ने अभी हमारे साथ एक बैकडोर ब्रीफिंग भी थी, उसमें भी उन्होंने बात की कि वो जो खतरा था कि जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है और अब हम जा रहे हैं। मुश्किल फैसले हैं, जिस तरह डॉक्टर वकार मसूद साहब ने कहा कि मुश्किल फैसले हैं लेकिन चीज़ें लग रहा है कि बेहतर होंगी। जी, यकीनी तौर पर पहला मरहला तो यही है कि अगर इकॉनमी ICU में है तो किसी तरह से मरीज को स्टेबलाइज किया जाए और फिर उसके बाद बात हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक हौसला अफजा इशारे हैं कि IMF से भी बात हो जाएगी और दोस्त ममालिक भी दे देंगे। चाइना तो खैर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया 2.3 बिलियन बहुत जल्द दे रहे हैं। ट्यूसडे को कह रहे आ रहे हैं पैसे। जी, मगर मेरा बस एक कंसर्न रहता है कि इन सारी चीज़ों में जो बजट के अलावा हम नहीं देख पाते कि इतना बड़ा आपने जो है वो एक तो गवर्नमेंट का साइज, उसमें फिर 18वीं तरमीम के बाद इतने डिवीजन्स और इतने अदारे, समझ नहीं आता कि इसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जाती। फिर आप स्टेट और ऑर्गेनाइजेशंस देखें, कितना बड़ा होल है, कितना बड़ा पैसा ज़ाया टैक्स पेयर्स का आप उधर कर देते हैं। फिर हमारा सर्कुलर डेट आप इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, गैस में देखिए, तो ये IMF बार बार वो भी और हम भी लिखते हैं सब लोग भी के कम से कम इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बजट तो बाहर क्या हम चले मांग तांग के कुछ नोट छाप के कर लेंगे,
मगर ये चीजें ऐसी हैं जिसका आवाम पे भी फिर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि देखिए ये जो इनएफिशिएंसीज है और ये जो बहुत बड़े बड़े होल है, इससे फिर हमारी आम जिंदगी में लोगों के लिए जब बिजली महंगी हो या गैस हो या एनर्जी के मसाइल आए तो पूरी इकोनॉमी पे इसका भी एक बहुत ही मनफी असर होता है। तो इस तरफ भी कोई बात होनी चाहिए। आज उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, अच्छी बात की, फिर अपना फ्यूचर का भी लाए अमल दिया, मगर इन सब के लिए फंडिंग तो आपको पता है बुनियादी चीज है। और जहां जहां हम अपनी टाइट कर सकते हैं बेल्ट को, क्यों अखराजात को कम नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। तो गैर तरक्याती अखराजात को तो कम से कम आप उसके बगैर गुजारा ही नहीं। और जिस तरह डॉक्टर वकार साहब कह रहे हैं कि अब आपको जब वो कहेंगे आप ये कम करें तो कैसे कम। वकार साहब दो चीजें, एक तो अब इंपोर्ट बिल वाली जो बात है, पहले हम 72 बिलियन के ऊपर हमारा जो इंपोर्ट बिल पहुंचा हुआ है। अब दो बड़े चैलेंजेस है, एक तो ऑयल की आपने इंपोर्ट करना है, उसके पैसे देने हैं। फिर आप जब कह रहे हैं कि गंदम हमने 3 मिलियन टन जखीरा करनी है, क्योंकि अब वो भी हमारे पास जो टारगेट है उस पर पूरी नहीं है। ये इंपोर्ट बिल कैसे कम होगा वकार साहब? अगर इंपोर्ट बिल कम नहीं होगा तो फिर ट्रेड डेफिसिट जो कि पहले अब लग रहा है 45 को टच कर जाएगा, ये कैसे होगा? तो ये तो फिर हम गर्दाब में फंसे रहेंगे इस तरह से। पहले मैं जरा रजा भाई को सलाम करना चाहता हूं, बहुत अरसे के बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है। देखिए मेरी अर्ज ये है कि मैंने तो जो कुछ आपके सामने हौसला अफजा बातें रखी हैं उसकी तो बुनियाद ही ये है कि इस वक्त जो ये बिखरी हुई मईशत है इसको दोबारा से इसकी शिराजा बंदी की जाए, इसको समेटा जाए। और उसमें सबसे बड़ा हदफ जो है वो इंपोर्ट्स का है। इंपोर्ट्स, यकीन नहीं आता कि जनाब 77-78 बिलियन डॉलर की हमने इंपोर्ट्स कर ली, एकदम से फ्लड गेट्स आपने खोल दिए हैं। तो जनाब ये बजट के साथ एक इंतहाई अहम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर आना चाहिए जो तमाम ऐसी इंपोर्ट्स जिसको जिनकी मुल्क में ज़रूरत नहीं है, या तो आप उनको मुकम्मल तौर पे बैन करें या उनके ऊपर बड़ी हाई रेगुलेटरी ड्यूटी आप लगाएं ताकि इनका ये कंजम्पशन कम हो। और आप भाई देखें, अगर आप जितने भी लोग आपके पास आए और कहें कि जनाब मैंने फला चीज जो है दरामद करनी है और मुझे डॉलर्स दें, मैं कहां से लेकर डॉलर्स आऊं? मेरे पास डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट से आएंगे और रेमिटेंसेस से आएंगे, या अगर मेरी कारकर्दगी अच्छी है तो कोई मुझे थोड़े से लोन्स दे देगा। मैं तो इस वक्त बहुत बुरे मसाइल में घिरा हुआ हूं जहां पर मुझे लोन्स अगर मिलेंगे भी तो वो बिल्कुल इस काबिल होंगे कि वो मेरे डिफॉल्ट वगैरह की सूरत को बचा लें। तो आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि आप जो मैंने समेटने का अमल जिसे मैं कह रहा हूं उसके अंदर कलीदी नुक्ता इंपोर्ट्स का है, और वो उसी सूरत में होगा जब आप अपने डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। अगर डेफिसिट वहीं खड़ा रहेगा, मैंने आपसे शुरू में कहा था 1800 अरब रुपए, लिहाजा कल जब बजट आएगा तो यकीनन लोगों के लिए उसके अंदर तकलीफ के सामान होंगे। बहुत शुक्रिया, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। फारूक साहब, ये जो तकलीफ के सामान की बात डॉक्टर वकार साहब ने की है, अब वो इन्फ्लेशन तो पहले 13% है, ये वो है जब अभी ये ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं आया है जो ये 60 रुपए हो गया है। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि 15-16% पे है, और अब जो मजीद अगर स्टेप होंगे तो 20% पे इन्फ्लेशन पहुंच जाएंगे। तो तकलीफ का सामान तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लोगों के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा तकलीफ का सामान बढ़ रहा है, ये बजट के नतीजे में नहीं बढ़ेगा। इसके एहसास ऑलरेडी हम कर चुके हैं या हुकूमत कर चुकी है। जो 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो कीमत बढ़ाई गई है, जो बिजली का 7 से 8 रुपए यूनिट बढ़ाया गया है, जो ओगरा का ऐलान है कि 40 से 45% गैस की कीमतें बढ़ेंगी, तो इसका ऐलान बजट से पहले कर दिया गया है। बजट के अंदर एज सच मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आम आदमी के ऊपर कोई मजीद बोझ बढ़ने वाले हैं। हाँ, एक आइटम है पर्सनल इनकम टैक्स का, जो हाई सैलरी लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, जो हाई सैलरी ले रहे हैं, उनके ऊपर स्लैब्स कम करने की बात हो रही है, उनके ऊपर टैक्स के इजाफी टैक्स की बात हो रही है। और फिर जो बहुत ही प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, जिनमें बैंक्स भी हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की सुपर टैक्स लगाने की बात हो रही है।
तो खास सिर्फ अगर स्पेसिफिकली आप बजट के हवाले से कहें तो मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी के ऊपर कोई मजीद बोझ जो है वो बढ़ने वाला नहीं है। तो लेकिन वैसे आपको ओवरऑल इन्फ्लेशन लगता है कि 20% जो बात हो रही है, बल्कि पीटीआई तो कहती है कि शायद ये 22% पे चला जाए, ये सूरत हाल उसी तरफ बढ़ती नजर आती है डॉक्टर साहब? देखिए तो लास्ट में कंज्यूमर प्राइस तो बता रही पेट्रोल बढ़ा है 30 रुपए का दोबारा बढ़ाया गया है, फिर बिजली में इजाफा है, गैस में इजाफा है। अब मेरा जाती तखमीना ये है कि ये अगले चंद हफ्तों में ये वाली इन्फ्लेशन जो कीमतें बढ़ाई गई हैं ये आपको तकरीबन मईशत की हर चीज में इजाफा कीमत में नजर आएगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 17-18% तक तो चली जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी वाली इन्फ्लेशन देख रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस देख रहे हैं या सेंसिटिव प्राइस देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 से 4% इजाफा होगा शराए जो अफरात दर की शरह है पेट्रोल और डीजल की कीमत इंक्रीज करने के नतीजे में। डॉक्टर इकराम साहब, ये जो आपने पहले भी अब ये सर्कुलर डेट की बात की, आज जो एनर्जी मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी हमने जब छोड़ा था तो ये कोई 1100 अरब का था। इस वक्त जो एग्जैक्ट फिगर उन्होंने बताई है वो 2467, यानी को लगभग 2500 पे पहुंच गए हैं। फिर जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की आपने बात की थी तो वहां भी यही सूरत हाल है कि जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूसली हो रही है। बातें बहुत होती हैं, हर बार होता है कि जी ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकली होता कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो अभी कोई उम्मीद है या नहीं, वही हालात लगते हैं आपको भी? जी कुछ भी नहीं। देखा जाए तो अब मुझे तो ये कहते हुए भी ख्याल आता है कि अब रिफॉर्म्स, अदारा जाती, ये अल्फाज भी शायद कुछ मानी नहीं रखते, तो फिर बंद करके प्राइवेटाइजेशन के मिशन की इतनी बड़ी बिल्डिंग को ये भी किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें और उन्हें कहें कि जी आप डिलीवर कर दें तो हम आपको परसेंटेज दे देंगे। तो एक ऐसी स्टेज आती चली जा रही है जहाँ ये जो उम्मीद है बहुत कम होती चली जा रही है कि हम एनर्जी सेक्टर हो या कॉरपोरेशंस का मामला हो, उसमें बहुत बुनियादी बातें भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए उसके अलावा भी गवर्नमेंट का साइज भी बहुत बड़ा है। वर्कर्स रेट देखें आप, और ये अभी इन्फ्लेशन के मैं भी अर्ज करूँ कि फूड इन्फ्लेशन तो बहुत हाई है और शायद नंबर जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बहुत जगह पे चैलेंज भी हुआ है। और अगर आम चीजों को जाकर देखें भी तो खाने पीने की चीजें, और देखिए फिर आप खुद देख लें कि खुद आज फरमाया उन्होंने कि 4 मिलियन टन तो हम गंदम मंगवा रहे हैं और गंदम की फरावानी भी इस वक्त सप्लाई साइड का बहुत बड़ा मसला है। तो अजीब सी बात है कि हम चले तेल वगैरह में क्या एडवांस सौदे करने, इवन हम कोविड के जमाने से गंदम भी प्रिकोर नहीं कर सके और अपनी पैदावार भी हम कहते हैं कि बहुत सुपर डुपर हुई। और हमारे जो ज़राअत के शोबे की तारीफ भी की जा रही थी कि शरह नमू बेहतर रही, बट आप देखिए दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी का तो बुरा हाल है। रोटी अब शायद 20 रुपए की, और ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि साफ पीने का पानी तो खैर सुबह फराहम नहीं करते अपने लोगों को, टैक्सेस भी हम देते हैं, मगर रोटी की भी ये कीमत हो जाए तो बहुत मेरा ख्याल है कि परेशानी की बात है। और सारे मामला जुड़े हुए हैं, ये बड़ी कॉरपोरेशन से लेकर आम लोगों को जो बुनियादी सहूलतें फराहम करना है। आप सुबह 57.5% ले रहे हैं, मगर आप देख रही है हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और बहुत सी जो इस तरह की चीजें हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है उनकी। सही, वो 50 ये आज बात हुई है, ये भी इसके अंदर। रजा भाई, आज आपने तो मेरे साथ जो है ना उस मेजबानी के फराइज सर अंजाम देने थे, वकार साहब आपको ढूंढ रहे थे, आप कनेक्ट नहीं हुए थे। अब आप कनेक्ट हुए तो डॉक्टर वकार मसूद साहब जो है ना वो हमारे साथ, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो रजा भाई, ये सख्त फैसले, मुश्किल फैसले, जब से आंख खोली है मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब तो जो 70 सालों से हुकूमत में थे वो सब मुश्तरका तौर पर हुकूमत में हैं। सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या है, सबको पता है उनके हल कैसे होने हैं, खामियां कमजोरियां। अब कोई उम्मीद है या अभी भी हम ना ही समझे? जी हाफिज भाई, सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ, लोड शेडिंग का इतना अजाब आया हुआ है, चूंकि बात भी मईशत पे हो रही है, गर्दिशी कर्जे का भी जिक्र मैं सुन रहा था। तो बात यह है कि बार बार बिजली जा रही है, शायद ये वजह कि वकार भी हमारे साथ नहीं है या पता नहीं वो दोबारा भी आ जाएंगे, यही कुछ आलम मेरे साथ भी था। देखिए, उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बात यह है कि आज जो कुछ इकोनॉमिक सर्वे ने एक चीज वाजे की है कि पाकिस्तान की मईशत कर्जों में डूबी हुई है। मतलब कि पाकिस्तान के हर बच्चा
पाकिस्तान का हर शहरी मकरूज है, डोमेस्टिक तरीके से भी और आलमी मालियाती इदारों का भी। और यही सवाल बनता है कि आखिर इस नहज पर कैसे पहुंचाए पाकिस्तान के 75 साल के बाद एक न्यूक्लियर रियासत जो है वो उसकी मैशत इस मकाम पे पहुंची हुई है। और उसमें यकीनन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, जब तक वो पाकिस्तान को नसीब नहीं होता उस वक्त तक मईशत जो है वो संभल नहीं पाएगी। और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट आ जाए और 5 साल पूरे करे, बल्कि इत्तफाक राय हो मुल्क की कौमी पॉलिसियों के ऊपर, कौमी मफाद के मामलात के ऊपर, मईशत की डायरेक्शन के ऊपर, और जो पाकिस्तान के ऊपर चंद अशराफिया का कब्जा है उसको कैसे छुड़वा कर पाकिस्तान के अवाम को शरीक किया जाए फैसला साजी में। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि ये तेल की सब्सिडी तो खत्म कर दी लेकिन शहरियों के ऊपर बोझ डाल दिया, मगर जो लोग मरात याफ्ता तबकात जो हैं, जो कि अरबों रुपए, सैकड़ों अरबों रुपए की उनको सब्सिडीज मिल रही हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं हुए। कल बजट है, कल देखते हैं कि क्या होता है। तो बहरहाल मैं इतनी सी आपकी बात का मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि अगर ये मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर अब ना मजीद इसको दबाया जाए लॉन्ग मार्च की और अर्ली इलेक्शन की, और अभी गए लुट गए, तो अगर इसको चलने दिया जाए 1.5 साल में तो शायद इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए। यानी कि जो लफ्ज है IMF का भी, और वो यही है कि इस मुश्किल फैसले लेकर कुछ मईशत जो है किसी तरफ निकल जाए। अगर इसके ऊपर दबाव रहा गवर्नमेंट के ऊपर, अगर फैसले ना कर पाई जो करने हैं आने वाले चंद महीनों में, हफ्तों में, तो फिर यकीनन हम इससे भी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में होंगे। जी डॉक्टर फारूक साहब, ये करंट अकाउंट डेफिसिट वाली जो बात थी, ये जब शुरू में PTI की गवर्नमेंट को कहते थे हमने जीरो कर दिया, और ये आपके सामने है, लोग कहते थे जी कोविड की वजह से इकोनॉमी बंद है, इसकी वजह से ये सूरत हाल है, जब चलेगी तो फिर वहीं पे होगी। तो अब जो आज फिगर है वो कोई 13.8 बिलियन के हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई 15 अरब के ऊपर तो खड़े होंगे। तो ये जो क्रेडिट था ये भी फिर हवाई सूरत हाल थी उस वक्त। कई डेकेड्स के अंदर इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, रेट चला जाता है, तो उसके साथ साथ हमें एक वो करंट अकाउंट डेफिसिट मिल जाता है, जिसका मतलब ये जाती खसारा जो है वो भी आसमानों से बात करने लगता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है। मेरा ख्याल ये है कि हम जा रहे हैं कहीं 74-75 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट और तिजारती खसारा कहीं 45 अरब या 50 अरब के दरमियान जी ऐसे ही अगर आप कर रहे हैं करंट अकाउंट का, वो मेरा ख्याल है खसारा कहीं 18 अरब डॉलर पे चला जाएगा जो करंट अकाउंट का खसारा है। देखिए इसमें 2 या 3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि हमारी जो इंटरनल कार्टेलाइजेशन है, जो बुनियादी ढांचा है हमारा मईशत का, उसमें कार्टेल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें बिजली का बहुत बड़ा कार्टेल है पाकिस्तान के अंदर, चीनी की कार्टेल की बात की जाती है, खाद का कार्टेल है, एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का कार्टेल बन गया है। ये कंपैरेटिव इकोनॉमी नहीं है, तो जब तक कार्टेल्स मुल्क के अंदर नहीं तोड़े जाएंगे उस वक्त तक ये इकोनॉमी कंपैरेटिव नहीं हो पाती, और कंपैरेटिव नहीं हो पाती तो फिर हम आलमी दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और यहाँ जब तक एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा वो तिजारती खसारे वाला इशू जो है वो दूर नहीं होता। और फिर अभी बात हो रही थी कि मईशत और सियासत का जो गहरा गठजोड़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आप इस वक्त देखिए कि 2 बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिया चल रहा है कि जी हमने मईशत की बेहतरी करनी है, और दूसरी तरफ से जो PTI की आला तरीन क़यादत है वो बयानिया फैला रही है खाना जंगी का। अब आप सोचिए दोनों बयानिए जो है ये इकट्ठे तो जिंदा नहीं रह सकते पाकिस्तान के अंदर, ताकि खाना जंगी का बयानिया भी जिंदा रहे और मईशत को बेहतर करने वाला बयानिया भी जिंदा रहे, तो दोनों में से एक बयानिया को तो दफन करना ही होगा। अब ये रियासत पाकिस्तान और यहाँ जो रहते हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि आपने किसको दफन करना है। ठीक है डॉक्टर इकराम साहब, अब ये जो टैक्सेशन वाला मामला है कि जी हमने बहुत बढ़ा दिया, अब 6100 पे पहुंचे हैं, लगभग 6000 का या 6100 का टारगेट था, 6000 के करीब हम अचीव कर लेंगे। अब नेक्स्ट टारगेट आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट का होगा, अचीवेबल कैसे होगा, बर्डन कहाँ पड़ेगा, वो क्या आप किस तरह से देखते हैं? मौजूदा सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है कि 6.1
अगर करीब कर भी लें तो बाहर कैफ हम जानते ही हैं कि इसका 65% तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही आया है। जी। तो असल बुनियादी बात यही है कि अगर अब 7.2 भी कर लिया जाए IMF के कहने जो कर रहे हैं, वो जाहिर है कि उन्होंने कहा है कि हम वही टारगेट रखेंगे जो IMF कह रहा है। तो वो उसके लिए फिर वही बात होगी कि क्या कल के बजट में हम देखेंगे कि जो मराहत याफ्ता तबकात को सेकंड स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स में जो आप खुद टैक्स एक्सपेंडिचर देख ले 1.5 ट्रिलियन है, तो उसमें इनकम टैक्स का जो हिस्सा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और सेल टैक्स का पिछली दफा बहुत ज्यादा जो था वो उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई, मगर क्या 17% वाकई इकट्ठा होता है। अफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स तो मैं कल भी निकाल रहा था, वो भी अभी 5% से ज्यादा सेल टैक्स में नहीं है। तो एक तरफ पेचीदा निज़ाम है, आपने VAT को फॉलो तो किया खैर, मगर पाकिस्तान के खास हालात में वो कितना कामयाब है हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में 2 लाख भी सेल टैक्स में POS करने के बावजूद अभी रजिस्टर्ड नहीं हो सके, और उनमें से भी 40-45 हज़ार ही टैक्स देते हैं, बाकी तो नील की रिटर्न देते हैं या कहते हैं जी हम कोई कारोबार ही नहीं करते, और फिर वही रिफंड का माफिया, आपको पता है हम इस पर लिखते ही रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि टैक्स के अंदर भी पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा इस पर बात हुई है और डिबेट भी हुई है, हम जानते भी हैं उसके कंट्रोल्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, मगर उसके करने के लिए तो फिर सूबों को भी साथ आना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो देखिए ना कि वो इतना बड़ा लाइंस शेयर लेकर, और उसमें खासतौर पर पंजाब फिर 120 मिलियन की आबादी के साथ, वो उसमें 57.5 में भी उसका लाइंस शेयर है। तो उसके बाद अभी हम कल के बजट में भी देख लेंगे कि आपके पास तो डिफेंस और डेट सर्विंग भी 2 हेड। डॉक्टर साहब कहते हैं सहल पसंदी का शिकार हो जाते हैं सूबे, वो कहते हैं जी विफाक से तो मिलना ही है, हमें इतने पैसे मिल जाने हैं, तो उसको बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 0.6% ऑफ GDP भी शायद बामुश्किल हो पाता है। तो बहुत दफा लिखा है कि भाई इसको फिर आप सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सूबों को दे दें, और जो इनकम टैक्सेशन टोटल है वो वफाक को दे दें। मगर जाहिर है इन चीजों के लिए जो अभी बहुत रजा रूमी साहब ने भी और डॉक्टर फरक ने भी फरमाया, इसके लिए तो फिर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, आईने पाकिस्तान के अंदर तरमीम चाहिए, और ये तो एक दूसरे के साथ बात करने को रवादार नहीं है, बजाय इसके कि बुनियादी ढांचे के अंदर कोई तब्दीली की जाए। तो जाहिर है कि ये तो खुश फहमी हम है जो इसमें रहते हैं, हमें भी पता है कि ये करने वाले, और फिर एग्रीकल्चरिस्ट की तो बहुत बड़ी लॉबी है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो कहाँ अपने आप पे टैक्स लगाने देंगे। और हैरानगी की बात है कि अभी भी मैं उनका शेयर निकाल के एग्रीकल्चर, अब सारे सूबों ने मिलकर फिर भी जो है वो 3 बिलियन के करीब इकट्ठा किया है, बहुत अफसोसनाक। और फिर कहते भी हैं कि 800-900 बिलियन पंप हुआ है एग्रीकल्चर में, और टैक्सेशन में देखें तो उनकी कोई जो है वो हमें कोई खास, बल्कि सब्सिडी है डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजों के अंदर जो सब्सिडी जो हम देते रहे, चाहे शुगर में देते रहे, चाहे और चीजों में देते रहे। बिल्कुल रजा भाई, अब ये बड़ा एक अहम नुक्ता आपकी तरफ मैं रहनुमाई के लिए ले जाना चाहता हूँ। 18वीं तरमीम बड़ा क्रेडिट है, बड़ा जोम है लोगों को, जी हमने 18वीं तरमीम की, 57% चला जाता है। फिर वो कहते हैं जी गिलगित का भी हमने देखना है, कश्मीर भी हमने देखना है, ये वॉर ऑन टेरर का भी 1% है, तो 60-62% विफाक की चली जाती हैं सूबों की तरफ चीजें, बाकी जो 40% बचता है फिर उससे उन्होंने निज़ाम हुकूमत भी चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है। 10 साल से जायद का अरसा हो गया है, क्या ये रिव्यू होना चाहिए शेयर, और इसको जो है वो जिंदगी और मौत का और हुकूक गस्ब करने का मसला जो है, इसको एक तरफ रख के कोई रियल रैशनलाइजेशन गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई रैशनल गुफ्तगू? जी गुफ्तगू बिल्कुल होनी चाहिए, और वो गुफ्तगू यूं होनी चाहिए हाफिज भाई कि जो मरकज है वफाकी जो अखराजात है उनको कम करना चाहिए। जब 18वीं तरमीम हुई थी तो 18-19 महकमे खत्म करने थे, 2010 से लेकर अभी कितने 12 साल हो गए हैं, वो सारे के सारे महकमे वापस आ गए हैं। देखिए हेल्थ की मिनिस्ट्री दोबारा से मौजूद है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री दोबारा आ गई है, ये सब सूबाई मामलात हैं। इनके लोग जो हैं जो इनमें काम कर रहे हैं उनको सूबों को मुंतकिल करना चाहिए, मजीद भर्तियां बंद करनी चाहिए। पहले तो ये 18 महकमे ही बंद हो जाने चाहिए। उसके अलावा जो दीगर हमारी जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, बड़े बड़े सफेद हाथी, जब कल आप बजट में देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा उनको मुख्तस होगा। स्टील मिल हो, PIA हो और दीगर लटरम पटरम जो कि पिछले 50-60 साल में
जमा हो गया मरकजियत के इस जनून में, और वो ऐसी इदारे जो कि खसारे में चल रहे हैं, ना उनकी कोई प्रोडक्टिविटी है। स्टील मिल तो बंद पड़ी है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उनको बंद करके प्राइवेटाइज करें या उनको कोई उनका हल निकालें, सेमी प्राइवेटाइज करें, ये गुफ्तगू होनी चाहिए। ये जो 18वीं तरमीम के ऊपर सारा जो मलबा गिराया जाता है ना, ये दरअसल वही है कि जी पाकिस्तान को दोबारा अयूब खान के सुनहरी दौर में ले आओ, जहां पे हर चीज इस्लामाबाद से हो रही थी, और जो कि उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के जमाने में, अब वो जमाना नहीं रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही रहा है कि सूबे जो हैं हमारे, उनको अपने हकूक चाहिए, बजट्स चाहिए। अब वो जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर के, तालीम के, पानी के, सेहत के, बच्चों की हिफाजत के, और दीगर क्लाइमेट चेंज, खवातीन की हकूक, यूथ के जो हकूक है, ये उनका काम है। और वो ओनरशिप भी लेना रजा भाई, बहुत सारी चीजों में तो उन्होंने ओनरशिप ही नहीं ली है। वो चीजें ऐसी चल रही हैं जैसे लेबर है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड नहीं बने हैं, और चीजें हैं वो नहीं हुई हैं, सूबों ने ओनरशिप नहीं ली। जी बिल्कुल। तो उसके लिए मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इदारा मौजूद है ना। देखिए उसके तो इजलास ही नहीं होता। अफसोस की ये बात है कि कितने साल हो गए हैं, वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं निकट्ठू किस्म का आईनी फोरम है, उसमें मुश्तरका मफादात का ख्याल रखा जाता है रजा भाई। जी, तो मुश्तरका तो अर्ज यही कर रहा हूँ ना कि हर महीने उसकी एक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें लाएंगे सारे मामला। वफाक को जो मसला है, सूबों को जो मसला है, डायलॉग से बात होती है ना। ये सड़कों पे ये मुख्तलिफ डॉक्टर आ जाते हैं कि जी 18वीं तरमीम खत्म कर दो, वो इन सब को छोड़ के एक फोरम मौजूद है, वहां पर करें। सब पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मुल्क का भला करना। तो ये वक्त आ गया, अब इस बजट के फौरन बाद उसका इजलास होना चाहिए। अब देखते हैं शहबाज साहब ये करते हैं कि नहीं करते। चले मैं डॉक्टर फारूक साहब ब्रेक ले लूं, तो चूंकि डिफेंस बजट के ऊपर भी आपकी मैंने ट्वीट्स भी देखे हैं, चीजें भी हुई हैं, वो भी एक डिबेट है, मैं वो आपसे बात करूंगा, और फिर ये जो आगे बजट से रिलेटेड और चीजें हैं उसके ऊपर भी आपसे रहनुमाई लेंगे एक वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, रजा रूमी साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये डिफेंस बजट के ऊपर एक डिबेट शुरू हो जाती है, फिर बहुत होती है, फिर उस पर बात आता है जी ये जीडीपी का इतना % है, कंपैरिजन इंडिया के साथ होता है, फिर उसके एक काउंटर डिबेट शुरू हो जाती है कि जनाब वो फिर जीडीपी का इतने %, तो फिर हेल्थ भी है, फिर एग्रीकल्चर भी है, और एजुकेशन भी है। ये क्या मामला है, ये क्यों नहीं थमता, और ये क्यों इस किस्म की डिबेट होती है, और क्या इसके अंदर हकायक है? दो तीन सवाल आपने इकट्ठे कर दिए हैं, मैं कोशिश करता हूँ। अगर जो आपने सवाल किया है इसको हम 18वीं अमेंडमेंट का जो 18वीं तरमीम है उसकी रोशनी में देख लें। देखिए, दफा कहा जा रहा है कि तकरीबन 7,200 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा किया जाएगा टैक्सेस की मद, FBR। ठीक। अब उसमें से 57% जो है वो 4 कुछ अरब जो है वो सूबों को चला जाएगा। ठीक। बाकी जो पैसा बचेगा उसमें से सबसे पहले हम डेट सर्विसिंग देंगे। वो कह रहे हैं कि जी 3,500 अरब की डेट सर्विसिंग होगी। उसके बाद कोई 1,400 अरब का डिफेंस देंगे, तो विफाक खाली हो जाती है। ये दो इखराजात करने के बाद, डिफेंस और डेट सर्विसिंग के बाद, विफाक के पास पैसा कोई नहीं बचता। दे डाउन टू जीरो नाउ। अच्छा, अब वो जीरो पे बैठे हैं, लेकिन अभी हमने कोई 530 अरब रुपए की पेंशन देनी है, कोई 500 अरब रुपया, 550 अरब रुपया सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए करना है, कोई 1,200 अरब रुपए की सब्सिडीज आएंगी, कोई 600-700 अरब की ग्रांट्स आएंगी। अभी बहुत सारे अखराजात और बाकी पड़े हैं। एक तो बात यह है कि जो 3,500 अरब रुपया दिया जा रहा है सूद की मद में, वो कर्जाजात सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, वो कर्जाजात पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्च किए गए थे। तो उसकी जब वापसी हो रही है या सूद की वापसी हो रही है, तो वो सारा बोझ सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, उसमें सूबों का भी हिस्सा होना चाहिए। दूसरा ये कि जो डिफेंस का बजट है 1,450 अरब का हमें बताया जा रहा है इस साल सामने आएगा, वो जो दिफा है वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा नहीं किया जा रहा, वो पूरे पाकिस्तान का दिफा किया जा रहा है। और पाकिस्तान का अगर आप नक्शा खोल के देखें तो बहुत ही लंबा हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, फिर बहुत ही लंबा हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है। पाकिस्तान मुल्क जो है वो लंबाई में बहुत ज्यादा है, तो हमें दोनों महाजों के ऊपर जो है वो हमारा दिफाई बजट जो है वो खर्च होता है। तो ये दिफाई बजट जो है ये भी सूबों को किसी हद तक शेयर करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब इसमें दोनों काउंटर आर्गुमेंट जो है ना, मैं रजा भाई से पहले एक ये कि कहते हैं जी विफाक अपनी इनकम बढ़ाए,
वो क्यों जो है वो अपने अखराजात कम करे और अपने जो है जो वसाइल है उसमें इजाफा करे। पहले आपके आर्गूमेंट के जवाब में काउंटर आर्गूमेंट ये आता है। दूसरी जो बात है कि जी दिफा चूंकि सबका है लिहाजा सब कंट्रीब्यूट करें, तो वो कहते हैं जी जब हम पैसा देंगे तो फिर हम उसके अंदर हिसाब भी मांगेंगे और फिर हम जो है ना उसके अंदर मामलात में हमारा इनपुट भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, वो आप हमें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्रोग्राम में खुद शशि साहिबा ने कहा जी ठीक है, अगर आप सूबों से कंट्रीब्यूशन मांगते हैं तो फिर सूबे बाकी चीज़ों में भी इंटरफेरेंस करेंगे जो कि फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसका क्या जवाब? ये जो दिफाई बजट है उसमें शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं। वो शफाफ होना चाहिए, वो सूबों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर बहुत मोटे मोटे आपको मैं इशारे दे दूं तो जो दिफाई बजट इस वक्त एलोकेट हुआ है उसमें तकरीबन 40-45% तो सैलरीज में चला जाता है, जो तनख्वाहें में निकल जाता है, और फिर तकरीबन 25 से 30% जो है वो पेट्रोलियम जो जरूरियात हैं और जो राशन है फौजियों का वो उसकी तरफ निकल जाता है। फिर सिविल वर्क्स के पास कोई 10-15% बचता है। तो पैसा तो मतलब इसको और ज्यादा शफाफ जरूर बनाया जा सकता है, और अगर सूबे चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट बजट हो, लेकिन बुनियादी आर्गुमेंट ये है कि ये दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं है, दिफा पाकिस्तान का हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको भी इस तरह करना है। ये सस्टेनेबल नहीं है मामला। अगर आप 57% सूबों को दे दें तो विफाक के पास उसके बाद कुछ नहीं बचता, वो बहुत ही गहरे नुकसान में चला जाता है। रजा भाई, इस पे जरा आप अपने कमेंट कर दे तो फिर मैं इकराम साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप जो मुस्कुरा रहे हैं मैं चाहता हूं कि आपकी मुस्कुराहट जो है वो आपको नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूं जो उन्होंने कहा है बात, मगर मैं सिर्फ इतनी बात ये कहूंगा कि देखिए जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, हम अभी बिल्कुल दिवालियेपन के दहाने से वापस मुड़ रहे हैं। रिवर्स लगाया गाड़ी का गियर, अभी भी ढलवान है, रास्ता स्लिपरी है, और कोई पता नहीं अगले 3 से 6 महीने बड़े टफ होंगे। ये अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे हर किसी को कुर्बानी देना होगी, चाहे वो पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो बड़े सनतकार हैं, कार बनाने वाली लॉबी है, शुगर माफिया है, दीगर माफियाज हैं, उन सबको अपना अपना हिस्सा अदा करना होगा। ये नहीं होगा कि हाफिज तारिक महमूद और यहाँ जो हमारे साथी काम करते हैं वो भी पेट्रोल की जो सब्सिडी खत्म होने के बाद वो बर्डन सहें, महंगाई का बर्डन सहें, इसलिए कि जी इमरान हुकूमत ने ऐसा कर दिया, उससे पहले इसहाक डार ने ऐसा कर दिया, उससे पहले फलान ऐसा कर दिया। भाई ये सारे के सारी अशराफिया उसमें मुलविस हैं, उन सब ने फायदे उठाते हैं। देखिए ना, ये तो एक बहुत बड़ी, जिसे मैं अंग्रेजी में कहता हूँ तो बिग अनहैप्पी फैमिली है पाकिस्तान की एलीट, जिसमें वो म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, 2-3 साल एक ग्रुप आके बैठता है, फिर उसको निकाल देते हैं, फिर एक और ग्रुप आ जाता है, उसको निकाल देते हैं। तो अब ये खत्म होना चाहिए ना हाफिज भाई। यहाँ पे अगर आम लोगों को आधी से ज्यादा हमारी आबादी जो है वो तो $2, $3 दिन के जो उनकी आमदन है वर्ल्ड बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक, और उनको कितना हम पीसेंगे, कितना हम उनके ऊपर जुल्म करेंगे। तो ये अशराफिया को अपना हिस्सा देना होगा, और इन्हीं को जब तक हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, आपके इस प्रोग्राम से, दीगर प्रोग्राम से, पब्लिक नैरेटिव से, अखबारात के जरिए, कॉलम्स के जरिए उनको आईना नहीं दिखाएंगे, तो ये पीछे नहीं हटेंगे, ये तो वहीं पे रहेंगे। तो इसलिए ये वक्त आ गया ना। देखिए ना, पार्लियामेंटेरियंस को देखें, जब अपने मफादात होते हैं, वैसे पार्लियामेंट को बेतौकीर करके बंद किया हुआ है, लेकिन तनख्वाहें भी मिल रही हैं, ट्रैवल भी चल रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सूबाई असम्बलियों में भी यही हो रहा है। वज़ीर आज़म वो उन्होंने कहा था, हमारे पहले जो रियासत मदीना के खलीफा थे, साबिक खलीफा, उन्होंने कहा कि जी मैं गवर्नर हाउस को बदल दूंगा लाइब्रेरी में, वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बन जाएगी, और वो डेनमार्क का वज़ीर आज़म साइकिल पे चलता है, वो तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, अरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, कौन पूछेगा उनसे। आज तो उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है बात। भाई इन सबको सादगी इख्तियार करने की, मोहम्मद खान जुनेजो ने 1985 में जो फॉर्मूला इस मुल्क में दिया था, आज भी वो मैं कहता हूं कि कितने साल हो गए, 35 साल 37 साल हो गए, वो आज भी एप्लीकेबल है। ये अफसर शाही के जो नाजो करम है, ये जो बड़े बड़े अफसरों की, बड़े बड़े एलीट्स की जो मराहत है, इनको वापस करें।
ये क्यों BMWs के फ्लीट खड़े होते हैं, जाती तैयारे खड़े, PIA में सफर करें ना, पता लगे इनको कि PIA के जहाज में किस तरह लोग ज़रीरो खबार होते हैं, वज़ीर आला करें ना सफर, वज़ीर आज़म करें ना, पता लगे इनको, या दीगर जो इदारों के सरबराहान है। हर एक का अपना जहाज है, हर एक का अपना फ्यूल है, 6-6 गाड़ियां हैं एक एक फेडरल सेक्रेटरी के पास, सूबाई सेक्रेटरियों के पास। ये कब रैशनलाइज होंगी? गाड़ियां लें वापस, नीलाम करें, पेट्रोल पे कैप लगाएं, बस ऐसे होगा ये काम। ये डॉक्टर इकराम साहब, ये क्या मामला है? ना हम टारगेटेड सब्सिडी वाले मामले के ऊपर परफेक्ट हो पाते हैं, ना हम टारगेटेड टैक्सेशन करते हैं। दोनों जगह जो है ना वो सूरत हाल हमारे हाथ में नहीं होती और खराबी बातें बहुत करते हैं। ये जाहिर है, आप देखिए डिफेंस में भी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट है। मिसाल के तौर पर ऐसे मेरे ज़हन में आई बात कि बहुत से ज़राए आमदनी इनके ऐसे हैं जो प्योरली बिजनेस वेंचर्स हैं, मगर उनको एग्जम्पशन हासिल है। और अगर खुद इंसारी का मामला आता ही है तो फिर खुद इंसारी सूबे जहाँ करें, वफाक करे और फिर अदारे भी करें। तो अदारों में GORs रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी बरात है, प्राइस लैंड है, जो मेरा ख्याल है कि इतनी ल्यूक्रेटिव लैंड्स है उनके पास। क्या वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम कॉलोनियल पीरियड के माइंडसेट से, कॉलोनियल पीरियड के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से बाहर नहीं आ सके? तो एक तरफ मुल्क मुश्किल का शिकार है, दूसरी तरफ अभी रज़ा रूमी भाई ने बड़ी सही बात की है और डॉक्टर फलस्तीन के इस कदर यानी कि बेदरेक हम पैसा इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं और इसका कोई लिख करके मोनेटाइज कर दे, ये कर दे कोई। और कितनी कमीशंस बने हैं। अभी डॉक्टर इशरत साहब को पता नहीं तीसरी दफा शायद वो भी रिफॉर्म नहीं कर पाए, फिर चले गए रिजाइन करके। तो ये तो सारे मुल्कों में हो चुका है, हमारे करीबी मुल्कों में देख ले। अभी मैं कल बांग्लादेश का देख रहा था तो उनका तो टैक्स टू GDP भी 10% से कम है, मगर उनको जरूरत क्या है, 7-8% तो सारा गवर्नमेंट का खर्चा है उनका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। हमने अखराजात 22-23% GDP के, जिसमें बशमूल ये हमारा डेट सर्विसिंग भी है और कभी कर्जे उतारने का, बल्कि शादी आने में जाते हैं जब नया कर्जा मिलता है तो उधर भी हमारी कोई तवज्जो नहीं है। जी, वो भी कामयाबी है कि कहीं से पैसे मांग के ले आए जी, बड़ी कामयाबी हो गई कि हमें जो है। और 11% मतलब अगर टैक्स टू GDP भी देखें तो फिर बड़ा कहते हैं जी पोटेंशियल बहुत है, 15% तो कर ले। आज भी फरमा रहे थे हमारे वजीर खजाना मोहतरम जो भी अभी इलेक्ट होना है उनको। तो मसला ये है कि किसी तरफ से भी तो हम किसी चीज को भी दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। किसी मॉडल को हम कई हमने तजर्बात किए हैं, कामयाब नहीं हुए। कभी कहते हैं कि जी ये तो हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम ही नहीं चल सकता। मतलब आइन बन जी, वो जो काम की बात है उसके अलावा सारी बातें कर लें डॉक्टर साहब, जो करना है वो नहीं करना है। कुछ गौर कर ले। जैसे अभी रज़ा रूमी साहब ने कहा ये किस लिए बनाई हुई है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और ये यहाँ क्यों नहीं बैठते हैं, क्यों नहीं बसाया। और फिर अब तो 18th अमेंडमेंट के बाद तो मेरा ख्याल है कि जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी अब फेडरलाइज्ड होनी चाहिए। सेंट्रलाइज का तो सबर नहीं है, मगर मिनिस्ट्री बनाई हुई है इंटरप्रेन्योरशिप कोऑर्डिनेशन की, कभी उसकी मीटिंग, कभी उसका पता ही नहीं चलता उसका सेक्रेटरी कौन है, दफ्तर क्या है, उसका काम क्या है। वो कहते हैं कि जिसको खाली एक वजीर का गाड़ी देनी है, झंडा लगाना है, उसको ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री दे दे। डॉक्टर फरूक बना दी 18th अमेंडमेंट के बाद, काम उसका आज तक नहीं पता क्या। डॉक्टर फरूक सलीम साहब, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ये मैं सेगमेंट कंक्लूड करना है, तो चूंकि आप नेक्स्ट में हमारे साथ नेक्स्ट आवर में नहीं होंगे, वो अब सजेशन क्या है सर आपकी कल बजट के हवाले से कि गवर्नमेंट के लिए अब प्रायोरिटाइज क्या करे चीजों को, अवाम को भी देखते हुए, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी प्रेशर्स है उनको देखते हुए भी कोई दरमियानी कोई ऐसा नुस्खा बताएं, हकीमी नुस्खा जो उनके कारामद साबित हो। बहस की ब्यूरोक्रेट्स को मुराद दी जा रही हैं या बहुत बड़े बड़े बंगले हैं। देखिए हकीकत ऐसी है कि इस वक्त जो बजटी खसारा है वो तकरीबन 5,500 अरब का होने चला है। आप सारी मुराद इनसे वापस ले लें, इनका पेट्रोल खत्म कर दें, इनके किराए खत्म कर दें, ये सोल्यूशन नहीं है हमारे प्रॉब्लम का। 5,500 अरब रुपया आप सिर्फ मुराद खत्म करने से या डिपार्टमेंट्स कम करने से या मिनिस्ट्रीज कम करने से ये खसारा पूरा नहीं होता। देखिए मैं चाहता हूं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह डबल कर दी जाए, लेकिन जो वो बिजली के शोबे में 450 अरब का खसारा कर देते हैं वो उसको खत्म करके दिखा दें। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सियासतदान को अभी जितनी तनख्वाह मिल रही है
उससे 3 गुना उनकी तनख्वाह कर दी जाए। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने 2000 अरब का खसारा कर दिखाया है, वो उसका खसारा खत्म कर दे। और ये मैं अपनी तरफ से कह रहा, ये मॉडल सिंगापुर में अपनाया गया है। एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को बेहतर बनाए बगैर कुछ नहीं होगा। रजा भाई, सर लास्ट कमेंट आपका इस सेगमेंट। जी, बहुत उम्दा तजावीज है। देखिए, 3-4 मैं बातें कहूंगा। नंबर 1 तो हमने बात कर ली कि जो अखराजात है, देखिए ना, आमदनी 98 है, खर्चा है रुपया। सादी सादी बात है। आपकी ये जो आमदनी है, जो आपको टैक्सों से मिल रहा है, या तो आप लोगों से टैक्स वसूल करें, नहीं मिल रहा तो फिर अपने खर्चे कम करें, जब ज्यादा पैसे होंगे तो अपने अखराजात बढ़ाएं। दूसरी ये बात है कि ये जो पूरा सरकार का निजाम है, इसको बिल्कुल रिवैम्प करना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो जो एफबीआर और टैक्स कलेक्शन मशीनरी में जो करप्शन है, उसको खत्म करना पड़ेगा। ये मॉडल ही बदलना होगा। ये पिट गया है। ये वो डब्बा फिल्म है हाफिज भाई, जो कि बॉक्स ऑफिस पे कई दहाइयों से फेल हो चुकी है, और इसको बदलना होगा। और तीसरी बात जो मैंने अर्ज किया कि सबको कुर्बानियां देनी होंगी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अफवाज हो, सियासतदान हो, पार्लियामेंट हो। ये नहीं होगा कि गरीब और मिडिल क्लास को जलील कर दो और खुद अपने तबकात, जो मराहत याफ्ता तबकात हैं, उनको और पैसे दो, और खिलाओ, और पिलाओ, और मोटा ताजा करो। रजा रूमी भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, डॉक्टर वकार मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का, डॉक्टर इकरामुल हक साहब ये हेडलाइन ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। दीगर मेहमान भी साथ होंगे। जो बजट है, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू करेंगे हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर बजट ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, न्यूज़ 1 के एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। वो अब मेरी रहनुमाई भी करेंगे और जो ट्रांसमिशन है उसका हिस्सा होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एफपीआर के साबिक चेयरमैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहतरम जनाब शब्बर जैदी साहब, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ साहब, और डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ कंटिन्यू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। शब्बर साहब, अब ये टैक्सेशन टारगेट के जी अब हमने 6100 कर लिया, अब शायद फिर एक 7000 का टारगेट हो, 7200 का टारगेट हो, इखराजात और ये जो डेफिसिट्स हैं, अब ये इसमें बैलेंस वाली जो सूरत हाल है वो नहीं आती। हम टारगेट अगर बढ़ा भी लेते हैं, बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली वैसी बढ़ा देते हैं। देखिए, बात को थोड़ा अब हम समझ लेते हैं जी। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू टारगेट है वो 7100 या 7200 होगा, और तकरीबन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 2100 होंगे। तो ये आप तकरीबन 9000 सवा 9000 का आपका बजट जो रेवेन्यू साइड होगा। अब इस 9 सवा 9000 में से आप समझें कि जो 7000 है उसमें से तकरीबन 4800 4900 के करीब जो है वो आपका निकल जाएगा सूबों को। तो आपके पास बचेगा तकरीबन 5500 या 5600 बचेगा। अब 5600 बचने के बाद आपका जो इंटरेस्ट का कॉस्ट आने वाला है वो आने वाला है 4100। अच्छा। तो 5100 5200 का आपके पास रेवेन्यू बचेगा फेडरल गवर्नमेंट के पास, और इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी 4200 या 4100, और 1530 का हमारा डिफेंस का बट खर्चा है। तो सिर्फ डिफेंस और इंटरेस्ट निकालने के बाद हम ऑलरेडी डेफिसिट में जा चुके होंगे। ठीक। अच्छा, ये जो बात है ये हकीकत हमेशा से है, मगर हर साल जब डेफिसिट आता है तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट को और बढ़ा देता है। तो पाकिस्तान हर साल आहिस्ता आहिस्ता, अब इस साल हम अगर 4000 या 4500 का डेफिसिट करेंगे तो वो अगले साल के खर्चों में ऐड हो जाएगा। तो फिर ये अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं जो क्योंकि मैं मईशतदान नहीं हूं और मैं सिर्फ अकाउंटेंट हूं, तो मुझे ये जो इनकम स्टेटमेंट पाकिस्तान की है ये चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये चलने वाली गाड़ी नहीं है। और अगर हम रेवेन्यू में अगर सपोज करें कि हम 7000 की जगह पर 8000 भी कर देते हैं, 8000, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है, तो और उस पर वहां पे टैक्सेस भी लगा देते हैं, तो वो भी फिर हमें हमारे लिए कोई फिर भी डेफिसिट बहुत बड़ा आएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आमदनी के साइड पर हमारे पास चॉइसेस बहुत थोड़ी हैं। ठीक है, मुझे ये भी मानता हूं कि आपके पास टैक्सेस सिस्टम में पोटेंशियल हो सकता है, मगर आज रियलिटी में हमारे पास चॉइसेस बड़ी थोड़ी हैं।
जहां पर आके मैंने इसको थोड़ा बहुत स्टडी मजीद किया है, मैं ये समझता हूं, मेरा ये जाती व्यू है कि पाकिस्तान इस तकरीबन 44 या 45 खरब के कर्जे के साथ, इस वक्त पाकिस्तान का कर्जा 45-46 खरब का है, और अगर उस पर आप लगा लें 10% इंटरेस्ट, तो तकरीबन 4100-200 बिलियन बनता है। इसके साथ पाकिस्तान को चलाना बड़ा मुश्किल है। उसके जो तरीके हैं वो बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं इस पर बयान नहीं करना चाहता। अब दूसरी चीज जो हमें मैंने देखी है उस चीज में, इसके अंदर, वो ये है कि अगर आप इसके आगे जाएं तो पाकिस्तान के खर्चों में एक 1100-1200 मिलियन का आता है, जो हमारा ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, ये सब चीजें हैं। मेरा इस पे एनालिसिस ये है तारिक साहब कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये एहसास प्रोग्राम, ये कामयाब जवान प्रोग्राम, ये सब सूबों के मसाइल हैं। ये हमने गलत तरीके से विफाक को दिए हुए हैं। सूबों को करना चाहिए और ये उनको सेटल करना चाहिए। ये है पाकिस्तान की मारूजी हालत फिस्कल साइड की। तो फिस्कल साइड पर हमारे पास स्पेस नहीं है, और हमें बहुत सीरियस तरीके से ये देखना है कि अब विफाक को कैसे चलाया जा सकता है। विफाक का चलना बहुत मुश्किल हो गया है इस शक्ल में, और यही हाल हमारा जो है वो करंट अकाउंट के अंदर भी है, क्योंकि हम 125 या 130 बिलियन डॉलर के लोन पे बैठे हुए हैं, और हमें अगले साल में 45 बिलियन की जरूरत है अपने डेट सर्विसिंग की और अपने रिजर्व को बैलेंस करने की, और मुझे अभी तक उसकी कोई बुनियादी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो मुझे सबसे ज्यादा परेशानी या अफसोस कहना चाहिए, या मैं समझता हूं कि हम मुल्क के साथ जाती कर रहे हैं, कि जो मैं इतनी बयान सुन रहा हूं गवर्नमेंट के भी, आज मैंने देखा था खुर्रम दस्तगीर साहब और मिफ्ता साहब बैठे हुए थे, और वहां पे मुजम्मिल असलम साहब और बैठे हुए थे, या हमार अजहर है, वो एक दूसरे की पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि यार ये पाकिस्तान को मैंने आगे लेके कैसे चलना है। और ये वजह है तारिक महमूद साहब कि मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं कि इन सबको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और फिर वो लोग आ जाएंगे जिनको आप पसंद नहीं करते। तो मेरा मकसद है कि ये जो आप पॉइंट स्कोरिंग की, यार मैंने बढ़ाई थी, उसने बिजली कम की थी, उसने बिजली बढ़ाई थी, मैंने ये कर दिया, 4 साल में ये हो गया। भाई जो हो गया वो हो गया। आप मुझे बताएं कि आप 23-24 को कैसे चलाना चाहते हैं, 24-25 को आप क्या चाहते हैं। आप किसी भी मिनिस्टर, कोई अपोजिशन, कोई पार्टी, कोई एनालिस्ट, किसी का ये नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान 2030 में कैसा होगा, पाकिस्तान 2035 में कैसा होगा, पाकिस्तान 2040 में कैसा होगा। ये जो हमारी मैं कहता हूं कि हमारी जो अप्रोच है, या जो हमारी कमजोरी कह लें, जो भी हम इसको कह लें, उसने पाकिस्तान को पहले भी तबाह किया है, अभी भी तबाह किया है। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं जो हो गया वो हो गया, उससे आगे चले, उसको मैं अंडू नहीं कर सकता। हो सकता है उसकी गलती कायद आज़म ने की हो या मैंने की हो, मगर आगे चले ना, अब हो गया, अब आगे चले ना। अब आगे चलने में मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, ये आप चाहे तो उसको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, कि मुझे पाकिस्तान की आवाम के लिए आइंदा आने वाले बजट में कोई खुशखबरी नजर नहीं आ रही। ये मैं और मुश्किल हालात हैं, और गवर्नमेंट को और लोगों को ये चाहिए कि बताएं कि ये मुश्किल हालात हैं, तो वो लोग साथ चलेंगे, फिर वो लोग आपका साथ देंगे। अब आप बैठ के एक दूसरे की बुराइयां करते रहे, ठीक है, उसमें नो पॉइंट इन। सही बात। हारून साहब, शब्बर साहब ने तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दो टोक बात कर दी ना। हम जो है वो हमारे अखराजात कम होते नजर आ रहे हैं, आमदन बढ़ने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, और सबसे जो दुख और अफसोस की बात है कि कोई विजनरी अप्रोच नजर नहीं आ रही कि हम अगर इस मसाइल में हैं तो निकलेंगे कैसे। जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो यह है कि बात साफ करनी चाहिए, हमें डिनायल से निकलना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली जब हम इस तरह के हालात में फंसते थे तो हमारे पास एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज थी। हम IMF के शेयर होल्डर्स के पास चले जाते थे, दोस्तों के पास चले जाते थे, और हमें कहीं ना कहीं से छूट या कंसेशन मिल जाता था। अब वो स्पेस भी बहुत नैरो हो गई है या ना होने के बराबर है। तो इन ए वे ये अच्छी बात है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, और हमें चाहिए कि हम, जैसे कि कहा गया, कि आगे के हल निकालने के मुतल्लिक संजीदगी से सोचें। लेकिन जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, मेरा हम्बल तज्जिया है, वो इकोनॉमिक्स को ट्रम्प करती रहेगी।
जो करंट में पॉलिटिकल सिचुएशंस या सेटअप्स देख रहा हूं। ठीक। इसके अंदर बाकी ममालिक ने जो हल निकाले हैं तारिक साहब, उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि 2-3 ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी वगैरह तो मुझे होता नहीं दिख रहा, लेकिन 3-4 तरजीहात जो हमारी हैं, जैसे हमने खर्चे कम करने हैं, प्राइवेटाइज करना है, या सर्कुलर डेट से डील करना है, या इन्वेस्टमेंट लानी है, इसको हमें पॉलिटिक्स से अलहदा करने की जरूरत है। और हमारे पास जो इदारे मौजूद हैं कानूनन भी, जिनको हमने वजारतें बना दिया है नौकरियां देने के लिए, उनको हमें प्रोफेशनल्स को देने की जरूरत है टारगेट्स के साथ। चीन ने भी ऐसे किया, जापान ने भी ऐसे किया, इटली ने भी ऐसे किया, तो हम कोई इतने मुख्तलिफ तो नहीं है। तो एक तो ये जो है ना, चार्टर अगर करनी है तो एक तो ये करें कि जनाब हमने कुछ चीजों को सियासत से निकाल के प्रोफेशनल्स को देना है कि आप मुल्क को ठीक करें। शब्बर साहब यही कह रहे हैं कि फिर वरना तो जो है ना फिर कोई और आ जाएंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरा ये है कि हमने सूबों को बजट तो बहुत देना शुरू कर दिया, लेकिन हमने साइज अपना बिल्कुल नहीं घटाया। कल मैं डॉक्टर इशरत हुसैन से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई कि मैंने कहा था कि 42 से आप मिनिस्ट्रीज को बड़े आराम से फेडरेशन में 32 कर सकते हैं, 440 डिपार्टमेंट्स को काट के आप 200 पे ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सियासी कंसेंसस है कोलेशन की हुकूमत में, वो तो मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। बाकी सवाल रह गया इकोनॉमिक सर्वे का, तो उसका मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स बेहतर है, कुछ हम घूम फिर के उसी में फंसे हुए हैं कि बिल कहां से पे करें। ठीक है ना, मईशत 6% पे चली गई, लेकिन हमारा सवाल वही है कि एक्सटर्नल और इंटरनल बिल कहां से पे करना है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो बढ़ नहीं रही, तो हमें इन चीजों के ऊपर अपोजिशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस रिफॉर्म को सपोर्ट नहीं करना चाहते पब्लिकली, तो कम से कम पब्लिकली अपोज तो ना और करें। कम से कम ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें जिसकी वजह से इतनी हर्डल हो कि लोग कोई काम ही ना कर सके। डॉक्टर इकराम साहब, ये हम पहले ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, जो बात शब्बर साहब ने कही कि सूबों ने अपने हिस्से का भी बहुत सारा काम जो है वो विफाक पे डाल रखा है और विफाक ने ले रखा है, चाहे उसकी सियासी रीजन हो कुछ और हो, और सूबों के जो हिस्से के करने का काम है, जिस तरह वो एग्रीकल्चर टैक्स की बात की थी आपने, कुछ और है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में गाड़ी चलेगी कैसे? वो तो कह रहे हैं गाड़ी चलती नजर नहीं आ रही। शब्बर साहब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। देखिए, अभी तक तो हम लोकल बॉडीज का निज़ाम नहीं बना सके। 140A में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फिस्कल तीनों चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना था। मकसद ये है कि आइन में चीज़ें डाल देते हैं, 25A डाल दिया है, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, फिर उसके लिए क्या एलोकेशन है। कितने साल गुजर गए, 2010 से अब आप 22 में बैठे बात कर रहे हैं। 18वीं तरमीम की जो चीज़ें थी, अगर सही थी तो आप उनको इम्प्लीमेंट करें, गलत है तो दोबारा रिव्यू कर लें जो जहाँ जहाँ गलती है। कहने का मकसद ये है कि कोई सीरियसनेस का आलम ये है कि अभी पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे कि आप बताइए कि CCI की तो मीटिंग नहीं होती है, कोई ख्याल नहीं है कि हमें फेडरलाइज करना है। अब अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को लिखने तो लिख दिया है कि जी फेडरलाइज स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रलाइज नहीं, माइंडसेट नहीं बदला। अब देख लीजिए कि अखराजात की भी हम बात करते हैं कि जी ये इतने बड़ी डेट एक्यूमुलेशन हो गई है, तो फिर हम क्या करें। तो आप बताइए कि ये जो गवर्नमेंट के अंडर इतनी बड़ी GORs की प्रॉपर्टियां हैं, क्या ये ऐसे ही रहेंगी सारी उम्र? जो बड़े बड़े बंगले बेचते हुए इनको फिर इन्हें मोनेटाइज करके कहें डबल तनख्वाह दे दें, ट्रिपल दे देने के जी डिलीवर करें, और जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोगों की कारकर्दगी चेक होती है, इनकी भी हो जाए, जो रहना चाहे रहे, नहीं रहना चाहे चलिए जाए। इस प्रॉपर्टीज की क्या कॉस्ट है टैक्स में? अब आप देखिए कि एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर में आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां रखी हुई हैं। अब जाके DCs के अभी भी घर देख लीजिए मफस्सल में, वही पुराने अंग्रेजों के जमाने के चेहरे। जजेस किस तरह GOR में अच्छे कनाल की कोठरियों में रहते हैं, सारे पर्पसेस भी एंजॉय करते हैं। और आप देख लीजिए केसों की तादाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक जितने केस करते हैं उससे ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो कहीं तो ब्रेक लगानी पड़ेगी ना, कहीं तो या आइन को मान लें या कोई संजीदगी का मुजाहरा कर ले। दोनों चीजें हम करने को तैयार नहीं। मीर साहब आपका कमेंट, और फिर शब्बर जैदी साहब, हारून शरीफ साहब, डॉक्टर इकराम साहब हैं आपके सामने, तो डिबेट ओपन है सर। इनकी मौजूदगी में कमेंट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे आपने अपने फील्ड के बड़े माहिर हैं और मैं सभी का बहुत एहतराम करता हूँ। शब्बर साहब की बात पर मुझे बात याद आई कि उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल को ढूंढा जाए, हर काम प्रोफेशनल को दिया जाए, वरना बाद में आने वाले हम दूसरे लोगों पर एतराज करने लगेंगे। देखिए, इमरान खान पर मुझे बहुत एतराज है, लेकिन एक बात में मैं मुतफिक था कि जब उन्होंने शब्बर साहब को लेकर आए, आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक काम किया, इस फील्ड के जो बेस्ट प्रोफेशनल थे उनको वहां लेकर आए, लेकिन ये इनका तजर्बा भी तो कामयाब नहीं हुआ।
चलने नहीं दिया मीर साहब, वो इतनी हर्डल्स थी कि इन लोगों को तो चलने ही नहीं दिया, सिस्टम ने नहीं चलने दिया। वो हारून शरीफ साहब थे, उनसे पूछे कि क्या हुआ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन इन्वेस्टर्स को लेके घूमते रहे, ब्यूरोक्रेसी ने नहीं चलने दिया। जी, मैं जो पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना यही चाहता हूँ कि प्रोफेशनल जब आता है तो ये ब्यूरोक्रेट से कुछ चलने नहीं देता और कोई काम उसे करने नहीं देता। ये कहते हैं टैक्स लगाना है दुकानदारों को, वो कहते हैं सियासत आ जाती है, कुछ वहां और बात मसले खड़े हो जाते हैं। तो मुख्तसर बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि ये आउट ऑफ बॉक्स जो सोल्यूशन तलाश किया जाना चाहिए वो कैसे करें। जी शब्बर साहब, मीर साहब कहते हैं प्रोफेशनल को चलने नहीं देते और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन तलाश कैसे करें, सिस्टम जो है वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। देखिए, मैं आज इस प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है लाइव है या जी लाइव है शब्बर साहब। मैं इस प्रोग्राम में आज एक बात कहना चाहता हूँ और उसको आप अगर गौर से समझेंगे तो शायद आपको कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। देखिए, अभी आपने शौकत तरीन साहब का एक बयान पढ़ा होगा, उन्होंने कल परसों दिया है कि एक मीटिंग मैंने अटेंड की जिसमें शौकत तरीन साहब थे, हफीज शेख साहब थे, मिफ्ता साहब थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब थे और एक और फौजी अफसर थे। ठीक है, आपने ही पढ़ा होगा। ठीक है जी, तारिक बाजवा साहब का भी नाम लिया उन्होंने कहा जी, वो भी थे। नहीं, तारिक बाजवा और रजा बाखर बाद में आए थे। जी, अच्छा, मैं उस मीटिंग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये समझाया जाए कि और ये मीटिंग हुई थी IMF के मैटर्स के ऊपर। ठीक है, मुझे ये समझाया जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किस काम के लिए है। पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर है और असेंबली है एक, ठीक है, वो किस काम के लिए है। अगर बुनियादी फैसले, और मैं यहाँ एक और बात कहूंगा, जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इसलिए ठीक कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं करते। बात ये मैं कह रहा हूँ, वो जो किया उन्होंने वो ठीक किया, इसलिए ठीक किया कि ये ना पिछले वाले से बैठ के बात करते हैं ना अगले वाले से बैठ के बात। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेक्नोक्रेट बुलाया, शेख साहब, उन्होंने शफकत तरीन को बुलाया, उन्होंने मिफ्ता को बुलाया और बुला के फैसला करके आगे बढ़ाए। यही तरीका होता है ना एक गवर्नमेंट करने का। तो उन्होंने फैसला ठीक किया और ये जो बैठे हुए 340 आदमी असेंबली में, मैं क्या कह सकता हूँ, कर रहे हैं। तो मेरी बात तारिक साहब ये समझिए पहले, और मैं आपको एक और वाकया बता देता हूँ कि जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने एक मीटिंग अटेंड की जिसमें सारे बिजनेसमैन बुलाए गए थे और उस वक्त के वजीर आजम नहीं थे बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और हमने शायद जो फैसले वहां किए थे वो शायद कहीं और नहीं किए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान की मारूजी हकीकत को समझें। ठीक, मारूजी हकीकत पाकिस्तान की ये है कि जो हमारी सो कॉल्ड लेजिस्लेशन है और सियासी पार्टियां हैं, ये बिल्कुल फ्रेजाइल हो चुकी हैं। इनके पास कोई किसी किस्म का इकोनॉमिक मैंडेट नहीं है, ना इनके पास कोई इकोनॉमिक विजन है, ना इनके पास कोई एकेडमिक एग्जीक्यूशन है। ये सिर्फ अपना 340 बंदे, सिर्फ 172 बंदा लेके वोट देने के लिए बैठे हुए हैं। ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। कैपेसिटी नहीं है शब्बर साहब, कैपेसिटी भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है। देखिए, हम अपने पर्दे अपने आंखों पे डाल लेते हैं। हमने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बुनियादी माशी फैसला उस मीटिंग में हुआ था, कैबिनेट में नहीं हुआ, कैबिनेट में नहीं हुआ, उस मीटिंग में हुआ। ठीक है ना, और सही हुआ, जो हुआ वो ठीक हुआ, मैं ये कह रहा हूं। तो पहले ये फैसला करें कि हमें इस मुल्क को कैसे चलाना है। ये जो हमने एक सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है, जो एक्चुअली मैं भी अगर उसी जगह पे हूं तो मैं उनकी जगह पे यही फैसला करूं कि यार अगर आप नहीं करते तो मुझे करना पड़ेगा। अगर आप लोग यही करेंगे तो मैं करता हूँ फिर आके, क्योंकि उनका स्टेक बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम कंप्लीटली नाकाम हो चुका है। आप मुझे ये कहेंगे कि मैं मिलिट्री को सपोर्ट करूंगा, ये नहीं कह रहा। मैंने 40-50 साल में इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को गौर से देखा है और आज भी देख रहा हूं। ये इनके पास आधे घंटे का टाइम नहीं है। अब मैं आखिरी बार सज्जाद मीर साहब का जवाब देता हूं आज जी। सज्जाद मीर साहब ने कहा कि मैं क्यों नाकाम हुआ। मैं सज्जाद मीर साहब को आज बताना चाहता हूँ, नहीं, मैं क्यों आ गया। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेसी की थी, उससे ब्यूरोक्रेसी से मैं लड़ लेता।
ब्यूरोक्रेसी से मैं लड़ने को तैयार था। मुझे नाकाम किया मेरे दोस्तों ने, प्रोफेशनल्स ने, ये जो हमारे बड़े बड़े, और मुझे नाकाम किया मेरे बिजनेसमैनों ने। अभी बात की हारून साहब ने, इशरत साहब की, मेरा इख्तलाफ हुआ सबसे बड़ा इशरत साहब के साथ। अच्छा, इस बात पे इख्तलाफ हुआ कि मैं ये कह रहा था कि मुझे एफबीआर का साइज कट डाउन करने दें। उन्होंने कहा नहीं जी, आप हमारे साथ पूरी सिविल सर्विस की रिफॉर्म करेंगे तो जब होगा ये। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ना नॉर्मल तेल आएगा, ना कभी राधा नाचेगी, ये मैं पिछले 50 साल से देखता हूं। और मैंने कहा सर अगर ये मैंने नहीं, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं जी, मैंने जो 21 अक्टूबर 2019 को मैंने एफबीआर का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव कराया था। उस मीटिंग में मैं था, इमरान खान साहब थे और कमर जावेद बाजवा साहब थे, और एक लाइन का वो प्रोग्राम था। और इकराम साहब टेस्ट के आदमी बैठे हुए हैं, उसमें मेरा प्रोग्राम ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 चीफ कमिश्नर है, 23 चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के। मैंने इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर की पोस्ट खत्म कर दी, खत्म, फिनिश। तो मुझे ये कहा गया कि सर आप क्या बातें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 21 ग्रेड के 23 आदमी फारिग हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी फारिग हो जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान में कैसे हो सकता है कि 21 ग्रेड के 23 आदमी फारिग हो जाएंगे, तो अजाब आ जाएगा। तो मैं जो आज बता रहा हूं आपको, ये कभी नहीं समझे कि मुझे नाकामी या हारून साहब का हो सकता है, हमें नाकामी ब्यूरोक्रेसी ने दी। ब्यूरोक्रेसी तो हमारे लिए कोई चीज ही नहीं थी। हमें नाकामी दी हमारे बिजनेसमैन के ब्लैकमेलर्स ने, हमें नाकामी दी हमारे पढ़े लिखे वो उन लोगों ने जो किताबों पे किताबें लिखते जाते हैं, रिपोर्टर पे रिपोर्टर लिखे जाते हैं, मगर कोई सिविल सर्विस रिफॉर्म नाम की चीज मैंने पिछले 50 साल में नहीं देखी। तो ये सज्जाद मीर साहब आउट ऑफ बॉक्स है ना, आउट ऑफ बॉक्स को आग लगी है घर के चिराग से। तो ये घर के चिराग से आग लगी है, ये कोई मुझे बहुत इज्जत है इशरत साहब की, इशरत साहब की बड़ी इज्जत है, मगर मैंने कहा सर मुझे इस पर एक दफा ऑपरेशन करने दें। जो एफबीआर में 23,000 एम्प्लॉई था, 23,000 एम्प्लॉई है, 23,000। मेरे प्लान में एफबीआर एम्प्लॉई था 5,000, 23,000 से 5,000। सही। उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि बाकी जो 18,000 है इससे मेरी दरखास्त है, दफ्तर में नहीं आए, बस घर बैठे दरखास्त लेने के लिए। क्योंकि वो आता है चोरी करने के लिए। सही। तो मैंने कहा अगर आप दफ्तर नहीं आए और घर बैठे, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। तो मैं इस सारे निजाम को आधे घंटे में कर सकता हूं। मुझे सिर्फ आप मुझे पढ़े लिखे मशीरों से दूर रखें। तो शब्बर साहब ये फैसला जब आप इमरान खान बाजवा साहब के लेवल के ऊपर चीज डिसाइड हो गई, उसके बाद भी इतने पावरफुल लोग थे कि आप नहीं इंप्लीमेंट करा सके? एक और बात सुन ले, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला टैक्स में कैश इकोनॉमी का है। कैश इकोनॉमी बहुत चलती है। इकराम साहब वाकिफ है कि एक प्रोविजन है जिसमें आप टैक्स काटते हैं, जैसे कैश विड्रॉ होता है तो टैक्स कटता है। तो हम ये देखते हैं कि किस आदमी ने कैश विड्रॉ किया है, उसका पैसा कहां से आ रहा है, ठीक, और वो कौन आदमी है जो कैश विड्रॉ कर रहा है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको हम जाके पकड़े कि वो कैश की ट्रांजेक्शन कर रहा है। मैंने पूरे पाकिस्तान की कैश ट्रांजेक्शन की डिटेल निकलवाई कि कौन बंदा कैश विड्रॉ कर रहा है सबसे ज्यादा। मैं आज लेटेस्ट टीवी पे आपको कह रहा हूं कि उस कैश विड्रॉल में 10 बड़ी जो पार्टी थी वो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स थे। अच्छा जी, अच्छा, चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो कि कैश विड्रॉ कर रहे थे। आप जाके एफबीआर से पूछ ले कि मैंने वो निकलवाया था या नहीं निकलवाया था। उसके बाद 30 जो बंदे थे, 30 पहले 10 चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर, अगले 30 शुगर मिले। उनकी विड्रॉल थी कैश की, किसी की 25 बिलियन, किसी की 40 बिलियन, किसी की 80 बिलियन, किसी की 30 बिलियन। और ये सारी शुगर मिले, ये तमाम सियासतदानों की है, या नवाज शरीफ की है, या चौधरी शुजात की है, या आसिफ जरदारी की है, या जहांगीर तरीन की है। और भाई ये बताओ कि शुगर का क्यों करते हैं, सियासतदान क्यों नहीं करते? तो सर मैंने अगर बोलना शुरू कर दिया तारिक साहब, तो कोशिश है आप मुझे नहीं बुलवाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मसला जाहिल लोग नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये पढ़ी लिखी अशराफिया है जो इस्लामाबाद में जाके प्रेजेंटेशन करती है
और वो जाके लोगों को खराब करती है। जब आते, आप मुझे बताइए, अभी जो कल परसों सेमिनार किया था शहबाज शरीफ साहब ने, मुफ्ती साहब ने बोला था, क्या मकसद, उसका मकसद क्या था? आप मुझे समझा दें, क्या क्या बात है उसके अंदर? आपने 2000 बंदे इकट्ठे किए, क्या किया? तो सर बात यह है कि पाकिस्तान को गरीब आदमी ने, जाहिल आदमी ने तबाह नहीं किया। ठीक है। पाकिस्तान को पढ़े लिखे अशराफिया ने जानबूझ के तबाह किया है। इनका एक पैर पाकिस्तान में है और एक पैर इनका अमेरिका में है। बच्चे इनके अमेरिका में रहते हैं, रहते ही अमेरिका में। ये इनके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। पहले आपको पाकिस्तान में इंडिजिनस सोच लानी पड़ेगी। मैं आपको आखिरी बात खत्म करता हूँ। मैंने एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछा कि आपने कभी अकबरी मंडी देखी है? आपने कभी जुड़िया बाजार देखा है? कहते नहीं। तो मैंने कहा आप स्टडी कैसे करते? कहते नहीं, मैंने गूगल पे स्टडी की थी। तो अगर गूगल पे स्टडी करके आप पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, फिर चला रहे हैं। तो यही हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो खराब नहीं है, उसको बचाने वाले खराब है। हारून साहब, ये अब मेरे पास अब अल्फाज नहीं, अब आप भी आप अपना तजर्बा शेयर कर ही दें। जो क्या हुआ आपके साथ जब आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे, और कहाँ मायूसी हुई आपको सर? देखिए जी, एक तो पहले पास में नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो समराइज मैं करता हूं एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी पर्सन, एक तो जो बात बड़ी क्लियर है कि जो इम्बैलेंस अथॉरिटी में और पावर स्ट्रक्चर में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जहां अथॉरिटी होती है जरूरी नहीं कि वहां पावर होती है, और अक्सर नहीं होती। तो ये तो हमने देखा और यही बात हो रही है। दूसरा ये है कि हमारी जो क्रोनी कॉर्पोरेट इलीट है उसका पब्लिक पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस बतदरीज बढ़ता चला जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये समराइज कर रहा हूं बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाऊं। खालिद मिर्जा ने और मैंने ऐसी सीपी बनाई थी 2000 में। मैं आया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और मैं एक्चुअली ऑन ए लाइटर टोन, जो शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं, मैंने इसी तरह कोई आधे स्टाफ को सरप्लस कर दिया था कि आपको सारी उम्र तनख्वाह देंगे, लेकिन आप घर बैठिए क्योंकि आप यहाँ पर फेयर प्रैक्टिसेस नहीं करते। वो विद इन 1 मंथ जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए कि जी हमारी सोसाइटी में इज्जत खत्म हो गई है, हमारी बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो हमें दोबारा डेस्क पे बिठाया जाए। So the question is कि solutions जो हैं वो इतने आसान नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये आसान हो जाते हैं अगर पावर स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई सिंसियर, जैसे कहा जा रहा है, इंडिजिनस प्रोफेशनल्स के पीछे विजिबली खड़ा हो। ठीक, मैं देखता हूं कि आप किस तरह फैसले नहीं करते अगर पावर स्ट्रक्चर अथॉरिटी वाला भी और पावर वाला भी उसके ऊपर होता ही है कि हमें सेकंड गेस करना शुरू कर दिया जाता है इमीडिएटली। ये जो पोस्ट कॉलोनियल एक माइंडसेट चला आ रहा है ओल्ड स्कूल का, पेट्रनेज का, देखिए मैं ये आपको जो इकोनॉमिक टर्म्स बता रहा हूँ, हम उसके अंदर फंस के रह गए हैं। मेरा जाती ख्याल था, बहुत एहतराम है, कि खान साहब इसको तोड़ देंगे, लेकिन खान साहब का जो सर्कल था वो भी उन इन्फ्लुएंसेस से कैप्चर होना शुरू हो गया 1 साल के बाद। तो मेरे तो जाने की वजह ये थी, जब मैंने देख लिया कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वहां बिजावजह 2 चॉइसेस थी। एक स्कूल ऑफ थॉट अभी भी कहता है कि आपको सिस्टम के अंदर रह के फाइट करना चाहिए था। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जब आपके माइंड ने बता दिया कि आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो आप फिर कुछ और रास्ता ढूंढ लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मैं इसलिए हल दे रहा हूं इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का, वो ये है कि हमें 2 या 3 तरजीहात को डेलीगेट करने की जरूरत है, इन स्ट्रक्चर से निकालने की जरूरत है। देखिए ना, अब प्राइवेटाइजेशन एक ऑक्शन का काम है, इट्स ए टेक्निकल ऑक्शन हाउस। उसको वजारत बनाने की मुझे तुक नहीं समझ आती कि आप उसको दे दें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने बंदे लगाए हुए हैं, अगर मैं किसी हॉस्पिटैलिटी कंपनी को वो ठेका दे दूं तो वो 10 गुना कम पैसों में वही काम कर देंगे। देखो ठीक। तो जी, तो हमें इन इदारों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, एनएफसी की तरह स्टैट्यूटरी देके, और आप उनको 5 साल की सर्टेनिटी दे, टारगेट्स दे। चीन ने भी इस तरह किया, बाकी ने। हाँ, पूरे सिस्टम को होलिस्टिकली ओवरऑल करना। मैंने महातीर मोहम्मद साहब से पूछा था, फॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि मेरी जजमेंट ये है कि अगले 30 बरस तक तो आप तैयार नहीं है फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। सही।
तो इसका मतलब है कि कारोबार जिंदगी ऐसे ही चलेगा। डॉक्टर इकराम साहब कमेंट कर दें तो मैं ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद आगे मेरा ख्याल है, देखिए सिविल सर्विस के इम्तिहानात अब बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। बहुत अरसा से पढ़ाया भी है और सिविल सर्विसेज अकेडमी से भी कर लेता है। आप जॉब स्पेसिफिक लोगों को भर्ती करें। अब देखिए FBR का में जो लोग आते हैं वहाँ भर्ती होकर, उनका कोई ताल्लुक काउंटिंग से नहीं है, लॉ से नहीं है, उनका IT से कोई ताल्लुक नहीं है। और बिल्कुल शब्बा साहब ने भी सही कहा, अरुण शरीफ साहब ने भी, कि अगर हम चलिए ट्रांसफॉर्मेशन में तो बहुत टाइम शायद लगे, बट रेवेन्यू इकट्ठा करना तो एक स्टेट का सॉवरेन फंक्शन है। अगर उसके अंदर कम से कम आप वो लोग रख लें जो इन तीनों शोबों से, जिनका बराह रास्त कोई डिग्री हो, तो ये क्या जरूरत है कि हम उन्हीं लोगों को सिविल सर्विस के थ्रू ले रहे हैं। वो कभी डॉक्टर्स आ जाते हैं, कभी इंजीनियर। मैं तो बहुत पढ़ाया भी वहां पे, इसलिए अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी कह सकता हूँ कि उनमें 2-4 अच्छे लोग आ जाते हैं, मगर मजमूई तौर पर ये निज़ाम जो है सिविल सर्विस का, चलिए बाकी चीजें तो शायद वो करें या हुई नहीं हुई, एक रिक्रूटमेंट का तरीका ही अगर हम प्रोफेशनल कर लें, और इन अदारों में जिन्होंने डेली बेसिस के ऊपर पब्लिक से डीलिंग करनी है, वहां कम से कम हम प्रोफेशनल लोग जो जॉब स्पेसिफिक हो वही कर लें, तो एक बेहतरी की शक्ल डॉक्टर साहब जैसे शब्बर साहब ने कहा ना कि 23 अफसरान 21 ग्रेड के कम हो जाएंगे, तो हम तो सिर्फ वो करते हैं कि अकोमोडेट हों लोग किसी न किसी तरीके से। ग्रेड्स वगैरह होने नहीं चाहिए। देखिए जो मैं अभी मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी का आपको बताऊं, छोटी सी 100% वहाँ कंप्लायंस है उनका सारा, और यहीं से गए हुए हैं हमारे लाल साहब, और वो वहाँ मुसलसल काम कर रहे हैं। जैसे ही माहौल बदला है सब चीजें बदल गई, क्योंकि वहाँ ये सिविल सर्विस के इम्तिहान ही होते हैं ना। जाहिर है कि जो भी प्रोफेशनल उस सर्विस को चाहिए वही रखे जाते हैं और उससे डिलीवरी ली जाती है। स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी और स्पेशलाइज्ड उसकी बात। मीर साहब मैंने ब्रेक लेना है, जो शब्बर साहब ने तो आज दिल खोल के रख दिया आपकी बात के बाद, तो जरा आप यही बात पूछना चाहिए थी, उन्होंने बता दी, सारी बातें बता दी, मेरे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। यही चाहता हूँ वो कहें। हारून साहब ने भी बहुत सी बातों की तरफ इशारा कर दिया। हमारा असल प्रॉब्लम हमारा सिस्टम है। हम उन 2300 लोगों का क्या करें जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। हमारे अगर ये 18वीं तरमीम और फलानी जितनी बातें करते हैं, बीच में यही निकलता है, हेल्थ डिपार्टमेंट खत्म कर दो, एजुकेशन डिपार्टमेंट खत्म कर दो, लेकिन उन 2300 लोगों का क्या होगा जो इस सिलसिले में बेरोजगार होंगे। ये मसला पैदा हो जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। मीर साहब वही 2200 2300 हर जगह के बचाते बचाते आप 23 करोड़ लोगों को जो है वो आप एक ऐसी बंद गली में ले जा रहे हैं कि FBR में 23 नहीं है, 23,000 है। 23,000 अच्छा, FBR में 23,000 बंदा है। अच्छा, फिर भी 23,000 है। चले मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक साहब, शब्बर साहब ब्रेक के बाद आके शब्बर साहब, ये जो बात होती है बार बार के जी टैक्स रिफॉर्म होनी चाहिए और जो है FBR को ठीक होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपके कमेंट लेंगे और फिर कोई सॉल्यूशन की भी बात करेंगे प्रोग्राम के एंड में कि किसी तरीके से कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शब्बर जैदी साहब, सज्जाद मीर साहब, हारून शरीफ साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे मेहमान हैं। हारून शरीफ साहब, ये अच्छा चलें सज्जाद मीर साहब, अब ये जो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें जो जैदी साहब ने बात की कि जी जो 340 का ऐवान है वो स्पेस छोड़ता है, फिर दूसरों को स्पेस लेने पड़ती है और अपने हिस्से का काम नहीं करता, ना नीयत होती है ना कैपेसिटी होती है। सर जी मीर साहब, चले मीर साहब से मैं कनेक्ट करता हूँ। शब्बर जैदी साहब, अब जो बात होती है बार बार के जी टैक्स रिफॉर्म्स होनी चाहिए, टैक्स नेट में इजाफा होना चाहिए, FBR का किबला दुरुस्त होना चाहिए, ये बातें भी हम हर हुकूमत में सुनते रहते हैं और इसकी भी वजह वही है कि भाई ये सिर्फ बातें प्रैक्टिकली करना नहीं चाहते हैं। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो रिफॉर्म का लफ्ज ही इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि अब उसने अपनी मानवियत खो दी है। देखिए मेरी बात समझें सर, बात ये है कि किसी भी मुल्क में या किसी भी निजाम में टैक्सेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो निजाम में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। ठीक, टैक्सेशन डॉक्यूमेंटेशन का अगला स्टेज होती है। ठीक है, तो हमारे मुल्क में हमने बड़े सोचे समझे तरीके से गवर्नमेंटों ने और पॉलिसी कानून साजों ने डॉक्यूमेंटेशन को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक, मतलब पूरे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। तो अगर आप मुझे कहते हैं, मैं आपको आज बिल्कुल साफ बता रहा हूं, अगर आप मुझे 10,000 फरिश्ते भी दे दें और वो सारे फरिश्ते बैठ जाएं FBR में जाकर, तो भी टैक्स का कलेक्शन कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मेरे पास उस डॉक्यूमेंट की ट्रेल ही नहीं है। मेरे पास उस डॉक्यूमेंट की ट्रेल ही नहीं है जो मैंने टैक्स करना है।
तो ये जो अगर हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान में टैक्स में कोई बुनियादी तब्दीली ले आएंगे बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, तो फिर हमें इसका मतलब है कि पाकिस्तान के टैक्स निजाम का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब हमारा क्या होता है कि हम टैक्स के निजाम को समझते हैं कि जी अगर मैंने इस साल 5,000 कलेक्शन कर ली तो मैं बहुत अच्छा हूं, अगर कलेक्शन 4,000 कर ली तो मैं बहुत खराब हूं। टैक्स कलेक्शन का कोई ताल्लुक टैक्स निजाम से नहीं होता। अगर मैंने सही तरीके से 4,000 कलेक्ट किया तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत मैंने भत्तागिरी से या इनडायरेक्ट तरीके से 5,000 कलेक्ट कर लिया। तो पाकिस्तान का टैक्स का निजाम मईशत की डॉक्यूमेंटेशन से लिंक है। अच्छा, अब मईशत की डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैं ये बता देता हूं कि मैंने 4 जगह पर बिल्ली की दुम पे पैर रखा था। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को 100% करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद है, गुलाम साहब जानते हैं, जो मैंने कोशिश की थी कि मैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को 100% पे ले जाऊं। मैंने कोशिश की थी कि मैं शनाख्ती कार्ड की शर्त रखूं परचेजेज में कि बंदा जब बैंगी शनाख्ती कार्ड जब खरीदारी करे तो वो शनाख्ती कार्ड दे तो उसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लाऊं। मैंने कोशिश की कि मैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स को किसी तरह एक्सेस करके उससे लिंक करूं। तो आपको पता है कि रियल एस्टेट में और दुकानदारों में और ये चीनी वालों में और होलसेलर में क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान को नहीं चलने देती। तो ये आप लोग ये समझते हैं कि आप एफबीआर में कोई रिफॉर्म लाकर पाकिस्तान के टैक्स निजाम को सही कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप टैक्स निजाम को उस वक्त सही कर सकते हैं जब मईशत दस्तावेजी होगी और आईटीओ का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है। अगर आपको याद हो, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने एक लिंक बनाया था नाजरा के साथ आपके रिकॉर्ड का, इसका नाम मैंने दिया था मालूमात। उस पर आप जाके पता कर सकते थे कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की है और आपकी रिटर्न में क्या चीज आ रही है। हमें उसको आगे बढ़ाना है। मगर मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के, कि पाकिस्तान की असेंबली, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुखन्ना, पाकिस्तान का बिजनेसमैन डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी नहीं चाहता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी उनके सारे ऐबों को सामने कर देगी। ठीक। तो वो नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी हो, और वो ये आपको चक्कर दिए जा रहे हैं कि रिफॉर्म आएगी, वर्ल्ड बैंक का लोन आ जाएगा, फिर एक चीज लोन आ जाएगा, फिर चला जाएगा। तो ये सिर्फ चक्करबाजी हो रही है। और आप बता दें कि पिछले 30 साल में कौन सा स्टेप इन्होंने किया है जिससे डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव की जा सके। सही। तो ये पूरा एक सिलसिला है जो कि चल रहा है। और ये भी मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले की इब्तिदा मियां नवाज शरीफ ने 1990 में की थी। डॉक्यूमेंटेशन के मुखालफत सबसे ज्यादा हमेशा PMLN ने की है, क्योंकि वो जिस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग डॉक्यूमेंटेशन को बिलीव नहीं करते। पीपल्स पार्टी एग्रीकल्चर साइड को रिप्रेजेंट करती है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन को पसंद नहीं करती। तो आप मुझे बताइए कि दो जो बुनियादी जमातें हैं, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन को पसंद नहीं करती तो फिर आप मुझे समझा दें कि आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन करने जाएंगे। इमरान खान की पार्टी मिडिल ऑर्डर पार्टी थी, उन्होंने सिंसियर कोशिश की, मगर वो भी पॉलिटिकल सिस्टम के सामने आके गिर गए। और जब मैंने उनको कहा कि आप हड़ताल को होने दें, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जब बांग्लादेश में सेल टैक्स लगा था 1990s में, तो उस वक्त उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसका नाम था सैफुर रहमान, वो हमारे जानने वाले थे। तो बांग्लादेश में उन दिनों में 8 दिन की हड़ताल हुई थी, बाजार बंद रहे थे और उन्होंने कहा था हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने देंगे। मगर बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने सामने रिलीज किया और उन्होंने कहा कि नहीं हम करेंगे, और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर वो चीज नहीं होने दी। और आज हमारे से वो बेहतर हैं, उस सेंस में बेहतर और अब हम वही पॉलिटिकल हम कॉम्प्रोमाइज कर गए हमने वहां पे कि जी ये ताजिर बार आ गए, आज मुज़ाकरात करें, ये करें, फलाना करें। पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने, हमारा मिशन था। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज किया। हम चाहते नहीं है,
ये आप ही समझे कि कंप्रोमाइज नहीं किया आप, ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल साफ कहता हूँ ठीक। कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहती थी तो मैं उससे कभी एग्री नहीं करूंगा। ठीक। कोई मुझे ये कहता है कि पीस पार्टी की गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहती थी, मैं उससे कभी एग्री नहीं करूंगा। मैं आपको पूरी 4 घंटे की तकरीर कर सकता हूँ ये बताने के लिए कि उन्होंने किस तरह डॉक्यूमेंटेशन को तबाह किया है। तो ये सब चीजें हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए तारिक साहब कि अगर हम आज ये फैसला कर लें कि हम 6 महीने सच बोलेंगे और लगी लिपटी नहीं रखेंगे ठीक। तो पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हमारा मसला ये है कि हम सच नहीं बोल रहे, हम लोगों को खुश करने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार ठीक है वो भी उससे भी बनी रहे मेरी, इससे भी बनी रहे। हमारा सच्चाई ये है कि हमारा जो टैक्स का निजाम है वो इंटेंशनली खराब किया गया है। बिल्कुल सही बात की है हारून साहब ने, एक क्रोनी कैपिटलिज्म का सिस्टम है जिसने पाकिस्तान के टैक्स के निजाम को होस्टेज बनाया हुआ है। उनके लिए ये सिस्टम बहुत सूट करता है, वो इसको इस पे पैसे बना रहे हैं, उनकी अयाशियां लगी हुई है। और आईटीओ तो बेचारा एक समझ ले मुलाजिम है, चपरासी है उनका, उसकी क्या हैसियत है। ठीक। हारून साहब ये अब इन्वेस्टमेंट की जो बात है, इन्वेस्टर कैसे आएगा इस सिचुएशन के अंदर के जब आपका हाउस ही इन ऑर्डर नहीं होगा, जब आप बात करेंगे सिचुएशन ऐसी होगी, फिर पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो भी इस्तेकाम में नहीं होगी, तो ये कैसे फिर आप अट्रैक्ट करेंगे, कैसे कोई पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे? जी देखिए दो पहलू हैं। एक तो आपकी बात दुरुस्त है कि जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ये हुकूमत का हमें पता नहीं साल है या नहीं है, फिर केयर टेकर आएगा, फिर जो भी नई आती है तो लोग अपना पोजीशंस होल्ड कर लेते हैं और शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं किसी भी इकोनॉमी का। तो हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए कि कोई लॉन्ग टर्म बड़ी इन्वेस्टमेंट तो ऐसे हालात में आती नहीं। जो हमारे पास चॉइस है इस वक्त, जो कैपिटल है, फॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द खित्ते में लिक्विडिटी मौजूद है क्योंकि वो वेस्ट से कोविड के बाद पैसा निकाला है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने, और वो जगह ढूंढ रहे हैं। मैं अब आपको अफसोस से बताता हूं कि कतर ने जब अनाउंस की थी इन्वेस्टमेंट तो हमने $5 अरब का पाकिस्तान स्पेसिफिक एक फंड बनवा दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे खत लिख के 5 प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट को तैयार करके बेचने के लिए कोई तैयार नहीं था। सो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास चॉइस ये है कि जो हमारी जो जैसे ये पावर प्लांट थे, आपको याद हो LNG वाले हमने बात की थी, एयरपोर्ट्स की बात की थी, पोर्ट्स की बात की थी, कुछ प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर्स ऑफलोड करने की बात की थी। हम अपने इन एसेट्स में जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमिक प्रोपोजिशन है, हम वहां इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं चलते प्रोजेक्ट्स में। ठीक। जो ग्रीन फील्ड नया लगाने के लिए ना यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करती है, आपने अनफॉर्चुनेटली वो चाइनीज के ऊपर अटैक और चीजें देखी हैं, ना भाई स्टेबिलिटी करती है। यहां पर मेरे हिसाब से जो मेरी जजमेंट है और मैंने जो कैलकुलेशन की है, हम 3 से 5 अरब डॉलर 2-3 साल में पकड़ सकते हैं नेबर्स से। जब उनकी, और बजाय इसके कि हम उनसे डिपॉजिट्स लें, हम उन्हीं डिपॉजिट्स को कन्वर्ट करके उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो दोनों साइड्स की भला हो जाएगा। फिर ट्रस्ट वाला जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहां से लाएंगे हारून साहब? जी ये ट्रस्ट फैक्टर देखे ना, हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है ना जी, लेकिन अगर कंपनी इटसेल्फ सर्विस कर रही है, उसकी 30 साल की हिस्ट्री है, OGDCL है, नेशनल बैंक है, जो भी प्रॉफिटेबल है, तो वहां तो ट्रस्ट है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर, गवर्नेंस, या बार बार जो कह रहा हूं कि इसको पॉलिटिकल साइड से इंसुलेट करके अगर टेलर किया जाए इस तरह के, ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो जहां ट्रस्ट आए। सरकार के ऊपर इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है और हाई रहेगा, और इसको हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, ना कि डेट ट्रैप के अंदर मजीद से मजीद फंसते जाएं, क्योंकि हमारे अखराजात तो हम कम करते नहीं, ना हमारा तर्ज जिंदगी बदलता है, तो फिर कर्ज ही लेंगे। और इस वक्त कर्ज की पॉलिटिक्स बड़ी जो है कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और उसकी हमारा कर्ज डिवर्सिफाइड नहीं है, खासतौर पे इंटरनेशनल। तो हमें इसके मुतल्लिक बहुत संजीदगी से आगे देखना चाहिए। और जो हमारे फॉल्ट लाइन्स, मैं फिर कहूंगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। देखिए किसी सिविलाइज मुल्क में आपको ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर का लोगों को सड़क पे नाम भी नहीं आता होता। देयर इज जस्ट फार टू मच गवर्नमेंट इन एवरीथिंग। तो उसके मुतल्लिक आई थिंक वक्त आ गया कि हम डॉक्टर इकराम साहब आपके सजेशन सर। मेरा ख्याल है, देखिए ऑटोमेटेड रेवेन्यू अथॉरिटी बनानी चाहिए। IPR को तो इनकॉरिजिबल है, इसको अब रिफॉर्म करने की बात नहीं करनी चाहिए।
और जो नया ढांचा है वो उन्हीं लाइंस पे बनाना चाहिए जिस पे अभी बात की है सबने, कि जहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो मईशत की जो दस्तावेजात की पोजीशन है, जहाँ डेटा मुख्तलिफ साइलोज में पड़ा हुआ है। देखिए, हमने पराल भी बना के देखा, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेटेड लिमिटेड एक कंपनी बनाई 100% ओन, मगर चूंकि एफबीआर के अंडर थी तो उसका भी वही हाल हुआ। तो एफबीआर खुद मुझे लगता है कि अब एक बिल्कुल इनकॉरिजिबल किस्म का अदारा है और नोटिस पे नोटिस, बस रोज एक नोटिस से वो मशीन बनी हुई है, तो इसका माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला। तो अगर हमने पब्लिक फाइनेंस को ठीक करना है तो जाहिर है बाहर से भी तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना जब लोकल लोग भी इन्वेस्ट करें। अगर लोकल इन्वेस्टर ही शाही होगा तो बाहर से क्यों लोग आएंगे? तो यहाँ तो लोग ही तंग हो, तो वो फिर जाहिर है कि दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं और टैक्स को नेट में नहीं आना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो एक नया, और मेरा ख्याल है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा भी था कि अगर ये एफबीआर नहीं चलता तो मैं एक नई एजेंसी बना लूंगा, मगर वो फिर बात खत्म हो गई। तो मेरा अब ये यकीन है कि एक नेशनल टैक्स कोड बनाई जाए जो कि बिल्कुल मॉडर्न तर्ज पे हो, और उसके साथ एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाई जाए कंसेंसस के साथ जो फुली ऑटोमेटेड हो, और मईशत को जो है दस्तावेज हमें करना पड़ेगा। जब तक ये 2-3 काम हम नहीं करेंगे तो उसके बाद स्पेंडिंग साइड पे तो ठीक है, हमें बहुत से पता है कहाँ मैंने पहले अर्ज भी किया कि बहुत सी हमारी प्रॉपर्टी अनप्रोडक्टिव सेक्टर में गवर्नमेंट की पड़ी हुई है। तो सब चीजें जो है ये रिफॉर्म की बजाय अगर हम इसके ऊपर एक्शन प्लान बनाएं और प्राइवेट कंपनी जो है जो डिलीवर कर सकती हैं कई मामला, जैसे प्राइवेटाइजेशन कमीशन में बिल्कुल सही, मैं हरून शरीफ साहब की बात से एग्री करता हूँ कि वो तो एक ऑक्शन का मसला है, वहाँ टेक्नो रेट्स खुद देख लेंगे कि वहाँ हाईएस्ट प्राइस, और इकोनॉमिस्ट में इश्तेहार छपते हैं गवर्नमेंट्स के कि हम ये अदारा बेचना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल बिडिंग करें। हमने इसके लिए मिनिस्ट्रियां बनाई हुई हैं। तो ये इस तरह की चीजें अगर हम करें तो कम से कम फौरी तौर पर तो कुछ हमें बेहतरी हासिल। मीर साहब, ये तीनों मेहमान आपके साथ हैं, कंक्लूड करना है हमने। आप कोई भी बात शब्बर साहब से, हारून साहब से, डॉक्टर इकराम साहब से पूछना चाहें तो फिर हम उनके कमेंट लेंगे। असल में जो बात मैंने पूछनी थी उसके जवाब में इन लोगों ने जितनी बातें की हैं, शब्बर साहब ने खास तौर पर तफसील के साथ जो बयान किया था, मैं यही चाहता था कि लोगों के सामने आ जाए कि असल मसला क्या है। ठीक, शब्बर साहब को मैंने उस जमाने में भी सुना जब ये आए थे तो बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक खौफ था कि ये इनको चलने नहीं दिया जाएगा, और बहुत जल्दी मालूम हो गया कि ऐसी सूरत हाल है। असल खराबी जो सिस्टम में है वो कोई मामूली खराबी नहीं है, इसका हल कैसे ढूंढा जाए। हम कहते हैं सूबों को हमने पैसे दे दिए, और सूबों को पैसे देते हैं और साथ डेट सर्विसिंग करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं बचता। महकमे खत्म होने चाहिए थे, महकमे कौन से खत्म होते? मैंने पूछा जाए, सेहत का खत्म किया जाए, तालीम का खत्म किया जाए। तालीम का खत्म किया जाता है तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटियों को चलाने का एक यूनिफाइड निजाम जो जिसकी ख्वाहिश होती है कि किसी मुल्क के मतलब जो हो वो नहीं हो पाता। सेहत का निजाम ये है कि क्या हर सूबे की अलग मेडिसिन को पास करेंगे और दूसरे की नहीं करेंगे। कुछ चीजें थी जिनको हमें मरकज के पास रखना था, लेकिन मरकज के पास रखने के नाम पे हमने पूरे के पूरे महकमे वहां रख दिए। और बहुत से प्रॉब्लम हैं जो जिनका तरफ इशारा इन्होंने किया, बहुत खुल के किया। यानी कि उन्होंने कहा जी ये फारक करे, उन्होंने कहा 23 बंदे हैं, ये 23,000 कहाँ फारक है? जी 23,000 बंदे इनको कहाँ फारक? सोल्यूशन बताऊं एक जुमले में। जी 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 शब्बर साहब, एक सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। उनको टैक्स डेट में लाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन, तो इनका बड़ी अच्छी स्कीम थी, कोई तैयार नहीं होता, आज तक तैयार नहीं हो रहा कोई कि शनाख्ती कार्ड पर आप लेन देन करें। उन्होंने कहा जी 50,000 की परचेजिंग करें तो आप आना चाहिए, ठीक है, आप हाई परचेजिंग करें लोगों को। शब्बर साहब, सर शब्बर साहब कंक्लूड करना है आपने, कंक्लूजन शब्बर साहब आपका, सॉल्यूशन और जो आप वो वन लाइन एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ जी कि इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, आपको ये चाहिए कि अपना फाइनेंशियल कैपिटल या लाहौर या कराची शिफ्ट कर दें। इस्लामाबाद एक नमक की कान है, वहां जो जाता है वो खराब हो जाता है। अमेरिका में SEC जो है वो न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में नहीं है। बॉम्बे में SEC जो है, SEBI जो है वो बॉम्बे में है, दिल्ली में नहीं है। स्टेट बैंक की आखिर कराची में है ना। अगर आप फाइनेंशियल मैटर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनको लाहौर या कराची में ट्रांसफर कर देंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान के आधे मसाइल कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो लोग वहां बैठे हैं मिनिस्ट्रियों में उनका कोई कमर्शियल सेंस नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट माहौल है। और मैं आपको आखिरी बात ये कहता हूं
कि अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं कराची में रहकर नौकरी करूं या लाहौर में, तो मैं नौकरी करने को तैयार हूं गवर्नमेंट की। मैं इस्लामाबाद में रहकर कभी नौकरी नहीं करूंगा। हारून कमर्शियल क्या, देखिए आपको कभी भी इस्लामाबाद है अच्छी क्वालिटी का टेक्नोक्रेट नहीं मिलेगा आपको कभी इस्लामाबाद में। समझे इस बात को, आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे। अब ये नहीं शब्बर साहब, मैं और मीर साहब तो बहुत समझ रहे हैं। मीर साहब ने सारी जिंदगी कराची में गुजारी है और अभी हम इस्लामाबाद में मौका नहीं मिलता कि इकराम साहब एक पढ़े लिखे वकील हैं, तो वो कभी भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस्लामाबाद में जाके अपनी प्रोफेशन को खराब नहीं करेगा। तो आपको अगर टेक्नोक्रेट की अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप उसको कराची में रखें या लाहौर में रखें, इस्लामाबाद को आप रखें, आप कैपिटल रखें, वो पिंडी के करीब रहे। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। अगर खुदा का वास्ता है कि फाइनेंशियल साइड को हमारे आजाद कर दें, हम इस बुक को चला के दिखा देंगे आपको। हारून साहब लास्ट सेंटेंस सर। जी देखिए, हमने मार्केट इकोनॉमी की तरफ डीरेगुलेट कर दिया है, लेकिन अगेन सब कुछ सेंट्रलाइज कंट्रोल रखा हुआ है। तो हमें इसको कुछ फैसले करके लोगों को एतमाद में लाने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि करंट पॉलिटिकल इकोनॉमी स्ट्रक्चर के अंदर, खास तौर पे कोलिशंस के स्ट्रक्चर के अंदर, जहां सूबों में हुकूमतें कोई और हैं, ये बहुत इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। ये आउटसोर्स का मॉडल करने की जरूरत है ताकि कुछ चीजें आउटसोर्स कर दे। मुझे सियासतदानों के साथ कोई इतना इख्तलाफ नहीं है, लेकिन करंटली कंस्टिट्यूएंसी की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी मईशत को ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि आपने उनको खुश करना होता है वोट लेने के। यही शब्बर साहब ने भी कहा 340 लोग कर क्या रहे हैं। शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया, हारून शरीफ साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सज्जाद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। 9 बजे की जो न्यूज़ ब्रेक है, 9 बजे की न्यूज़ ब्रेक के बाद गरीदा फारूकी साहबा ज्वाइन करेंगी। ये जो बजट ट्रांसमिशन है, बजट से मुताल्लिक गुफ्तगू है, ये कल भी जारी रहेगी। आज भी 12 बजे तक हम जो प्री बजट सेशन है, जो चीज़ें हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और कल बजट तकरीर के बाद भी जो न्यूज़ 1 पे आप बजट ट्रांसमिशन देख सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।